बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ ओएस कासमानी, प्रिंसिपल आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस। ये जो सेशन हम लोगों ने अरेंज किया है, ये बेसिकली अरेंज करने का जो मकसद था वो ये था कि आपको सीए की पूरी जर्नी से गुजारा जाए। उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। इसका एग्जामिशन क्राइटेरिया क्या है कि जो एग्जामिशंस मैं क्लेम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। उसके अलावा कोई स्कॉलरशिप मौजूद है। फिर इसके अलावा जो है वो सीए का स्टार्ट कहाँ से होता है, एंड कहाँ पे होता है, इस जर्नी में कितने साल लगते हैं, आई कैप ने कितने साल दिए, हो कितने साल जाते हैं, क्योंकि यू नो कि इट्स अ डिफिकल्ट क्वालिफिकेशन। तो फिलियर वगैरह आता है, उस पर भी इंशाल्लाह विल डिस्कस। हर कोशिश करेंगे कि हर पहलू को डिस्कस करें, कोई एंगल रह ना जाए, चाहे वो डिफ़िकल्टी लेवल का हो, चाहे वो उसके रिवॉर्ड्स का हो। सर सीए कर लेने के बाद क्या क्या रिवॉर्ड्स मौजूद हैं। अगर जॉब मार्केट की बात करें तो पाकिस्तान में क्या जॉब मार्केट है, या फिर अब्रॉड में जॉब मार्केट क्या है, या अगर एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो पाकिस्तान में रह के मैं कौन कौन से बिजनेसेस जो है उस पर काम कर सकता हूँ, या मैं अब्रॉड जाके कौन सा बिजनेस जो है इनिशिएटिव्स ले सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। बट द फर्स्ट थिंग इज कि सर एम आई एलिजिबल फॉर सी और नॉट। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि पीआरसी इज नॉट द स्टार्ट ऑफ सी ए। पीआरसी इज नॉट द स्टार्ट ऑफ सी ए। पहले हुआ करता था एएफसी, उससे पहले ए मॉड्यूल हुआ करते थे, वो सब सीए का पार्ट थे। जो लेवल 1 था वो बेसिकली सीए का पार्ट था। अगर मैं एएफसी की बात करूं, प्लीज सर, अगर मैं एएफसी की बात करूं तो एएफसी असेसमेंट ऑफ फंडामेंटल कॉम्पिटेंसीज, वो मेरी फंडामेंटल कॉम्पिटेंसीज, मेरी फंडामेंटल कॉम्पिटेंसीज, मेरी बेसिक कॉम्पिटेंसीज को क्या कर रहा था, चेक कर रहा था, असेस कर रहा था। नाम से ही पता चल रहा है, इस फ्रेज से ही पता चल रहा है कि मेरी फंडामेंटल या बेसिक कॉम्पिटेंसीज को चेक कर रहा था। सर मैं इनसे बात कर रहा था कि जो सीए है उसका जो पहले लेवल 1 हुआ करते थे वो सीए का पार्ट थे। अब जो सीए है उसका लेवल 1 सीए का पार्ट नहीं है। तो रीजन क्या है, जो पहले के सर लेवल होते थे वो बेसिक कॉम्पिटेंसीज चेक करते थे। जब ए मॉड्यूल हुआ करते थे उसमें इंग्लिश और मैथ्स, इंग्लिश मैथ्स कॉमर्स का स्टूडेंट हो, आर्ट्स का स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो, ए लेवल का स्टूडेंट हो, इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हो, इंग्लिश और मैथ्स तो किसी ना किसी कैपेसिटी में वो पढ़ता आया है। तो वो फंडामेंटल कॉम्पिटेंसीज थी, वो चेक कर लेते थे, वो सीए का पार्ट थे। बट अब नाम है पीआरसी, प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज, कि मुझे वो कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड है कि मैं सीए कर सकूं, इररिस्पेक्टिव मैंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। एक ए लेवल का स्टूडेंट है, एक ए लेवल का स्टूडेंट है, उसने लेट सपोज अकाउंटिंग भी पढ़ी हुई है, उसने बिजनेस भी पढ़ा हुआ है, उसने फाइनेंस भी पढ़ी हुई है, उसने जो है मैनेजरियल अकाउंटिंग भी थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है, उसने जो है वो मैथ्स और इंग्लिश भी पढ़ी हुई है, और उसने बाकी इस तरीके के रेलेवेंट पेपर्स भी पढ़े हुए। तो क्या वो पीआरसी नहीं करेगा? अगर उसकी एग्जाम्पशन मौजूद है तो शायद ना पढ़े, बट अगर एग्जाम्पशन नहीं है तो उसको भी पीआरसी देना पड़ेगा। यानी कि जो पीआरसी के 5 पेपर है ये आपको तैयार करते टुवर्ड्स सीए। ये सीए का ABCD है, ये सीए की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये आपको हेल्प करेंगे। सर सीए करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम क्या होगा, इंग्लिश होगा, तो मुझे इंग्लिश आनी चाहिए। लिखने के लिए ड्राफ्टिंग स्किल्स, तो बिजनेस राइटिंग स्किल्स चाहिए, तो वो चाहिए, तो वो पीआरसी 1 का पेपर है, उसका नाम है बिजनेस राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। तो एक स्किल्स एक्वायर्ड हो गई। सर मेरी तो इंग्लिश बहुत अच्छी है, वेल एंड गुड, जिसकी अच्छी नहीं है उसने बेहतर कर ली। दूसरा पेपर क्या है, पीआरसी 2, क्वांटिटेटिव मेथड्स। ये मैथ्स और स्टैट्स का एमलगमेशन है, मैथ्स और स्टेट्स मिला के पढ़ाई जाती है। तो सर इसमें अगर मैंने मैथ्स नहीं पढ़ी, या मैंने स्टैट्स नहीं पढ़ी, या मैंने दोनों नहीं पढ़ा, या मैंने पढ़ा है लेकिन सही तरीके से नहीं पढ़ा, मैं यहाँ पे कवर कर लूँगा, क्योंकि सीए में आगे नंबर्स नहीं आएंगे, उस नंबर का इंटरेक्शन नहीं होगा, बॉड मास रूल अप्लाई नहीं होंगे, डिफरेंट फार्मूलाज हैं, स्ट्रेटेजीज है, वो सब अप्लाई नहीं होगी, स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं वो अप्लाई नहीं होंगे। हम जब मैच वगैरह देख रहे होते तो एवरेजेस आ रहे होते हैं, मीन मीडियन मॉड आ रहा होता है, स्टैटिकल ग्राफ आ रहे होते हैं, चार्ट्स आ रहे होते हैं, तो वो कैसे आते हैं, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू आते हैं। तो जब मैं बिजनेस मॉडलिंग कर रहा हूँ, फाइनेंस की मॉडलिंग कर रहा हूँ, तो वो मुझे सारी चीज़ों की नीड होगी। तो अगर मैं यहाँ पढ़ लूँगा तो वो उसकी भी मुझे बेसिक बिल्डिंग आ जाएगी। फिर इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी में जितना चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट करे ना उतना कोई और सेक्टर में कर रहा होगा, तो आई थिंक ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डायनामिक्स मुझे पता होना चाहिए इकोनॉमी के। ये ओवरऑल एज अ सब्जेक्ट कहीं पे नहीं आ रहा होता, लेकिन डिस्कशन में कहीं ना कहीं इकोनॉमी आ ही रही होती है, चाहे वो कैफ 1 का पेपर हो, चाहे वो MSA 2 का पेपर हो। गॉट इट। उसके बाद आता है पीआरसी 4, दिस इज अकाउंटिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मुझे कहने की ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद है पीआरसी 5, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। जाहिर सी बात है, या तो बिजनेस में तुम एम्प्लॉई होगे या एम्प्लॉयर होगे, तो दोनों एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं बिजनेस में तुम जो है वो कुछ ना कुछ वो कर रहे हो, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे होगे, तो ये सब्जेक्ट भी पढ़ना ज़रूरी है। इसके जो जार्गन्स हैं, सर बिजनेस क्या होता है, फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, सर कौन कौन से टाइप्स ऑफ ओनरशिप्स होती हैं, सर कंपनी क्या होती है, स्टेक होल्डर क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, सर बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ोगे, सही है। तो ये आगे भी सब्जेक्ट्स में चीज़ें आती रहेंगी। तो ये मुझे सारी चीज़ें आ जाएगी ना, मुझे सीए का एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया, एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, अब मुझे बिल्डिंग खड़ी करनी।
सही, तो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ सीए बट इट स्टार्ट सीए, ये आपको स्टार्ट करके दे देता है। सीए स्टार्ट होता है कैफ लेवल से। अब सर ये कैफ लेवल तक मैं कैसे पहुंचूँ? तो कैफ लेवल तक पहुंचने के लिए आपकी 14th ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, मिनिमम 45% और उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए और पास होना चाहिए। तो सर मेरी 14th ईयर ऑफ एजुकेशन नहीं है, ना मैंने एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम किया हुआ है, ना ही मेरा बीकॉम हुआ हुआ है, तो सर मैं सीए स्टार्ट नहीं कर सकता। नहीं, उससे पहले आपके पास चीज़ है मौजूद, उसके बाद भी आपके पास, उससे पहले भी आपके पास क्राइटेरियाज मौजूद हैं, उन क्राइटेरिया को डिस्कस कर लेते हैं। ऑनलाइन वाले अगर कोई भी इशू हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ तो मुझे स्लो कर दीजिएगा, मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ तो मुझे फास्ट कर दीजिएगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी पे आ जाता है। सर मुझे कैफ तक पहुंचना है तो मैं डायरेक्ट कैफ तक तो नहीं पहुंच सकता, इसका मतलब है मुझे पीआरसी या क्यूएटी की नीड पड़े। अल्लाह ना करे मुझे क्यूएटी की नीड हो, पीआरसी की नीड तो मुझे है। सर मैंने इंटरमीडिएट किया है, मेरी मिनिमम परसेंटेज 60 है, 60 है, 61 है, 62 है, 63 है। सर 60.1 भी है तो स्टार्ट कर सकते हो, 60 भी तो स्टार्ट कर सकते हो, बट इफ इट्स 59.9 यहाँ पे आ गया, 60 और अबव, सही है। इंटरमीडिएट में 60 और अबव परसेंटेज और पास्ड है। सर बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 60% के साथ फेल हो जाते हैं, तो 60% और अबव होना चाहिए, पास्ट भी होना चाहिए, 12th ईयर ऑफ एजुकेशन पूरी होनी चाहिए, तो आई कैन स्टार्ट पीआरसी। कोई शक, कोई मसला? ए लेवल स्टूडेंट्स, सर मेरी ए लेवल हुआ हुआ है, 3 पेपर पास होने चाहिए। सर 2 पेपर पास्ड है, 90% है, 3 पेपर पास्ड होने चाहिए और 60% और अबव होनी चाहिए, तो पीआरसी। अगर सर परसेंटेज 60 से कम है, 59.9 है, सर ए लेवल में 3 पेपर पास है, परसेंटेज 59.9 है, इन दैट केस आप दोगे क्यूएटी, लेकिन उसकी भी तो कोई लिमिट होगी। ऐसा तो नहीं ना मेरी 33% और मैं जो है वो पास किया हुआ है तो मैं क्यूएटी दे सकता हूँ, नहीं, 50 तक, 60 से कम बट 50 तक। ये जो तक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अगर मेरी परसेंटेज 49.7, 49.8, 49.9 है ना, एकेडमिक्स में राउंड डाउन का कॉन्सेप्ट नहीं होता। इट्स 49.9, इट्स 49.9, तो 49.9 पे आप सीए नहीं कर सकते। तो सर मैं क्या करूं? अगर सीए का बहुत ज़्यादा शौक है तो एडीपी करके आ जाओ। तो फर्क क्या हुआ सर, अगर मैं इंटर करके आता हूं तो मेरे स्ट्रेट 2-2.5 साल बच जाते हैं, क्योंकि 14th ऑफ एजुकेशन और 12th एजुकेशन में 2 साल का फर्क है, और पीआरसी मैक्सिमम 6 महीने का। डज इट मेक सेंस कि मैं यार इंटरमीडिएट करके पहले बीकॉम करूँ, 2 साल का बीकॉम करूँ, 6-7 महीने में रिजल्ट आते सारे मिल मिला के, 3 साल के बाद मैं सीए शुरू करूँ, कैफ में आ जाऊँ? ज़्यादा बेहतर ये नहीं था कि मैं पीआरसी करके आ जाऊँ? तो योर एंट्री रूट वुड बी इंटरमीडिएट, पीआरसी, कैफ, ए लेवल, पीआरसी, कैफ। अल्लाह ना करे किसी का क्यूएटी आ रहा हो, अगर किसी का क्यूएटी आ रहा है तो विल डिस्कस, कोई मसले की बात नहीं है। हाँ दोस्त, आईफोन मैंने तुम्हें यही बताया मुजम्मिल हुसैन कि जो है अगर तुम बीकॉम कर चुके हो या एडीपी कर चुके हो तो तुम जो है डायरेक्ट कैफ से स्टार्ट कर सकते हो, उसका एंट्री रूट अलग है, इंशाल्लाह विल डिस्कस। बात समझ आती है? कोई मसला, कोई एम्बिग्विटी? यहाँ तो कोई मसला एलिजिबिलिटी में क्या लिखा है? पीआरसी इज नॉट द पार्ट ऑफ सीए प्रोग्राम, सीए स्टार्ट्स फ्रॉम कैफ लेवल, यहाँ से तुम्हारा सीए स्टार्ट हो जाएगा। बट सर पीआरसी पार्ट एंड पार्सल नहीं है, बट पीआरसी को समझना तो होगा। तो पीआरसी को समझते हैं। सबसे पहले पीआरसी में होते हैं 5 पेपर, हमने डिस्कस कर लिए। इन 5 पेपर में कोई मसला अभी एग्जामिशंस पे आ रहा हूँ, पहले 5 पेपर को समझ तो लें। सर मैं पहले पीआरसी की जो पेपर दूंगा ना, फर्स्ट अटैम्प्ट जो मेरी होगी पीआरसी की, फर्स्ट अटैम्प्ट मतलब सर ज़्यादा अटैम्प्ट भी होती हैं जी। अगर आप फेल कर जाओ या अगर किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ पेपर को आप ना अटैम्प्ट करो, भाई 5 पेपर है, तुमने 3 अटैम्प्ट किए, तुमने 2 अटैम्प्ट किए, तुमने 1 अटैम्प्ट किया, तुमने 4 अटैम्प्ट किए, तो अगला पेपर तो अगले अटैम्प्ट में दोगे ना। तो सर मेरी जो फर्स्ट अटैम्प्ट है ना, वो मेरे रजिस्ट्रेशन के 3 महीने के बाद होगी। इसको ऐसे समझो कि लेट सपोज तुम दिसंबर के महीने में आईकैप में रजिस्ट्रेशन कराते हो, तो तुम जनवरी में पेपर नहीं दे पाओगे, फरवरी में पेपर नहीं दे पाओगे, मार्च में शायद पेपर दे पाओ क्योंकि ऑलरेडी 10 तारीख हो चुकी है, तो मार्च को भी एलिमिनेट कर दो। तुम कब पेपर दे सकते हो? तुम दे सकते हो अप्रैल में पेपर। तो अप्रैल इज द मंथ जब मैं पेपर दे सकता हूँ, जनवरी फरवरी मार्च नहीं दे सकता क्योंकि रजिस्ट्रेशन के 90 डेज तक मैं पेपर नहीं दे सकता। सर दिसंबर के 20 दिन भी तो काउंट हो रहे हैं, सेफ साइड पे उनको माइनस कर दो। थोड़ा सा क्वेश्चन रखते हैं ना हम लोग। तुम अगर अभी जाके रजिस्ट्रेशन कराओगे ना तो शायद तुम मार्च में पेपर दे दो, मैं क्या बोल रहा हूँ, शायद तुम मार्च में पेपर दे रहे हो, अदरवाइज इट्स अप्रैल। डन हो गया? तभी हम लोगों ने अप्रैल बैच शुरू किया। सर मैं अप्रैल के बाद भी तो पेपर दे सकता हूँ, फिर तुम 4थे महीने में पेपर दो, 5वें महीने में पेपर दो, 7वें महीने में पेपर दो, इट्स योर कॉल। उसके बाद जो पेपर्स हो जाएंगे ना वो जाएंगे मंथली। बात समझ आ रही है? अब पेपर हो जाएंगे मंथली। सर मैंने अप्रैल में पहले अटेम्प्ट दी, मैंने 3 पेपर्स दिए, उसके बाद मतलब नहीं। आवाज़ का मसला हो रहा है क्या? बच्चों को इशू हो रहा है आवाज़ का?
ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको आवाज का इश्यू हो रहा है तो मुझे बताएं काइंडली। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो पीआरसी के पेपर मंथली बेसिस पे होते हैं, ठीक है। तो अगर तुमने अप्रैल में पेपर दे दिए 5 के 5 और इंशाल्लाह पास हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि तुम्हारा पीआरसी कंप्लीट। बट अगर नहीं होते, अल्लाह ना करे कोई पेपर रुक जाता है, तुमने अटेम्प्ट नहीं किया, तो फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जाता है अप टू 12 मंथ्स। सर इतना मुश्किल पीआरसी नहीं कि 12 महीने तक लेके जाएं, 1-2 महीने में इंशाल्लाह हो जाएगा, एक पहले महीने में इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आती है। उसके बाद क्या लिखा है कि ये पेपर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं, इसमें आपको हैंड रिटन पेपर या मैनुअल पेपर सॉल्व नहीं करना पड़ रहा होता, आपके सिस्टम पे पेपर होता है। आप यहाँ से जाते हो सीधा वर्चुअल यूनिवर्सिटी 5 स्टार चौरंगी पे, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, वहां पे आपका सेंटर होता है, वहां जाते हो आप, पेपर देकर आ जाते हो। 100 मार्क्स का पेपर होता है, 50 एमसीक्यूज होते हैं, हर एमसीक्यूज के 2 मार्क्स होते हैं। आपको 50% मार्क्स सिक्योर करने होते हैं, आपको 25 एमसीक्यूज सही करने हैं। कोई मसला? एमसीक्यूज, ये पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर है, इसमें एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, एमटीक्यूज भी आ सकते हैं, मल्टीपल टेस्टिंग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इसमें ट्रू एंड फॉल्स भी हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, मैचिंग आंसर्स भी हो सकते हैं, तो सारी चीज हो सकती है। सारे सारे ऑब्जेक्टिव नेचर के पेपर है। इसमें कुछ भी चीज डिस्क्रिप्टिव नेचर की नहीं होगी कि व्हाट करके पूछ लिया, विच करके पूछ लिया, होम करके पूछ लिया, इस तरीके से नहीं होगा। आंसर होगा हमेशा येस और नो, या फिर ट्रू एंड फॉल्स, या फिर आपके पास ऑप्शंस दिए हुए होंगे। बात समझ आ रही है? ऑब्जेक्टिव नेचर का पेपर है। डन हो गया सर? इंशाल्लाह मैंने अप्रैल में पेपर पास कर लिए, मैं कैफ के लिए क्वालिफाई कर लिया, यहां से मैंने सीए स्टार्ट कर लिया। ऑनलाइन वालों को इश्यू तो मुझे बता दो। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं कैफ पे। कैफ पे आने से पहले पीआरसी की बस एक चीज रह गई, वो क्या है? एग्जाम्शंस। वो क्या है? एग्जाम्शंस। सर इंटरमीडिएट में ना आपको सिर्फ 2 पेपर में एग्जाम्शन मिलती है, पीआरसी और 4 और 5। उसके भी कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं, जैसे सीए स्टार्ट करने के कुछ प्रीरिक्विजिट्स थे, कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, इसकी भी हैं। सर पहली रिक्वायरमेंट, आपकी ओवरऑल परसेंटेज 70 होनी चाहिए। सर इसका मतलब ये हुआ कि सीए स्टार्ट करने के लिए मेरी परसेंटेज मिनिमम 60 होनी चाहिए, एग्जाम्शन गेन करने के लिए मेरी मिनिमम परसेंटेज 70 होनी चाहिए। कोई मसला? 70 परसेंटेज हो गई। एग्रीगेट, लेट सपोज फर्स्ट ईयर में 69 परसेंटेज आई और सेकंड ईयर में 71 परसेंटेज आई, एग्रीगेट करके कितनी होगी? 70। मसला नहीं है, अगर किसी पर्टिकुलर अटेम्प्ट में अगर आपकी परसेंटेज कम हो जाती है, अगर आप उसको ब्रेक इवन कर लेते हो, तो फिर आपको एग्जामिशन क्लेम करने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद है जिस पेपर में रेलेवेंट पेपर में आपकी 75 मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए। लेट सपोज अगर मैं बात करता हूँ पीआरसी फॉर अकाउंटिंग, तो तुमने अगर कॉमर्स के स्टूडेंट है कोई यहाँ पे, अगर इंटर कॉमर्स में तुमने अकाउंटिंग पढ़ा है, अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट हो मुझे बता दे। ईशा मैं सवाल का जवाब देता हूं आपको। अगर आपने कॉमर्स पढ़ी हुई, अगर आपने कॉमर्स पढ़ी उसमें अकाउंटिंग का पेपर होगा, तो अकाउंटिंग पार्ट 1 होता है, अकाउंटिंग पार्ट 2 होता है। अकाउंटिंग पार्ट 1 में 100 मार्क्स का पेपर होता है, अकाउंटिंग पार्ट 2 में 100 मार्क्स का पेपर होता है। 75% चाहिए, तो लेट्स सपोज तुमने पार्ट 1 में 100 मार्क्स सिक्योर किए और पार्ट 2 में तुमने 60 मार्क्स सिक्योर किए, तो कितने हो गए? 160, यानी कि तुम्हारी 80% हो गई, 75 अब हो गई। इसका मतलब है कि 70 ओवरऑल, 75 और अबव रेलेवेंट पेपर। कोर्स कंटेंट 70% मैच करना चाहिए, तभी तो मैंने इन दोनों पे क्वेश्चन मार्क लगाया है कि इन दोनों का कोर्स कंटेंट 70% मैच करता है। इन तीनों का कोर्स कंटेंट 70% मैच नहीं करते, तो सिरे से इनको क्रॉस कर दिया, ठीक है। इनका कोर्स कंटेंट मैच करता है, लेकिन क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया क्योंकि ये 70 और 75% है कि नहीं है। ये 70 है, ये 75% है, कोर्स कंटेंट तो ऑलरेडी 70% है। तो इस पेपर में आपको मिल जाएगी एग्जामिशन, किसमें? पीआरसी 4 में। पीआरसी 4 में सर इंटर कॉमर्स वाले इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स। लेकिन मसला सारा ये है, पता है क्या, कि वो पार्ट 1 में इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, पार्ट 2 में पढ़ते हैं कमर्शियल ज्योग्राफी। उस वजह से उनका कोर्स कंटेंट जो है वो बराबर नहीं हो पाता, तो इंटर कॉमर्स को पीआरसी 3 में एग्जामिशन नहीं मिलती। ये बात कहीं मेरी लिख लो ताकि याद रहे। पीआरसी 3 में, पीआरसी 2 की एग्जामिशन नहीं है। हम लोग पीआरसी 2 कॉमर्स वाले जो है वो पार्ट 1 में स्टैट्स मैथ्स पढ़ते हैं, पार्ट 2 में स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, लेकिन वो 50-50 मार्क्स का होता है। तो मैक्सिमम मेरा कोर्स कवरेज, अगर मैं बिल्कुल रेलेवेंसी की बात करूं, तो 50% मैच कर सकता है, क्योंकि 50-50 100 हुए, मुझे 200 मार्क्स में से चाहिए ना, तो मैं जो है वो क्यूटी एग्जाम नहीं कर सकता। रुको जरा। यार आईसीएस वालों के लिए नहीं है, अगर तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट है तो आईकेएफ की वेबसाइट साहिवाल। अच्छा मैं सॉरी मैं सिर्फ कराची की बात कर रहा हूं।
मैं सिर्फ कराची की बात कर रहा हूं और सिटी वाइज एग्जामिनेशन का चार्ट मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा, क्योंकि अभी मैं कराची में खड़ा होकर आपको काउंसिल कर रहा हूं तो मैं कराची की बात कर रहा हूं। जाहिर सी बात है कि हर शहर का अपना बोर्ड होता है, हर सूबे का अपना बोर्ड होता है, तो उसकी पूरी लिस्ट मैं आप लोगों को जो है वो फिर अपने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आईकैप की तरफ से लिस्ट है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। मैं कराची की बात कर रहा हूँ। कराची में अगर आपने कॉमर्स किया है तो ये पेपर एग्जाम हो सकता है, और अगर आपने वो ह्यूमैनिटीज पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, ह्यूमैनिटीज, तो इसमें इकोनॉमिक्स एग्जाम हो सकता है। और ए लेवल के स्टूडेंट्स की बात करूं तो ए लेवल वालों का पीआरसी 1 भी एग्जाम हो सकता है, 2 भी एग्जाम हो सकता है, 3 भी एग्जाम हो सकता है, 4 भी एग्जाम हो सकता है, 5 भी एग्जाम हो सकता है। प्री रिक्विजिट क्या है, मिनिमम 2 बीज होने चाहिए। जैसे इसमें 70% थी ना, इसमें 2 बीज होने चाहिए। लेट सपोज अगर एक बच्चे ने 3 पेपर दिए, एक बच्चे ने अगर 3 पेपर दिए और उसमें से 2 पेपर में बीज हैं और एक में सी है, तो इसका मतलब है कि मिनिमम बीज वाली रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब लेट सपोज जिन 2 पेपर में बी है, लेट सपोज इस्लामियत और उर्दू में बी है और अकाउंटिंग में सी है, तो क्या अकाउंटिंग एग्जाम हो जाएगा? नहीं, क्योंकि अकाउंटिंग रेलेवेंट पेपर में भी बी होना चाहिए। आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई। जैसे आपके 70% मार्क्स तो थे, लेकिन अकाउंटिंग में आपके 70% 75% मार्क्स नहीं थे, 74 थे, तो अकाउंटिंग एग्जाम होगी? नहीं। सिमिलरली आपको अकाउंटिंग में भी बी चाहिए, मिनिमम बी हो, ए स्टैटिक हो, लेकिन मिनिमम बी चाहिए। बात समझ आती है? और 70% कोर्स कवरेज सब में होती है। अगर आपने एडवांस इंग्लिश पढ़ा है तो पीआरसी 1 एग्जाम हो जाएगा। अगर आपने जो है वो फर्दर मैथ्स पढ़ी है, P1 P2 S1 S2 पढ़ी, तो ये एग्जाम हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो ये एग्जाम हो जाएगा, अकाउंटिंग पढ़ी तो ये एग्जाम हो जाएगा, आपने अगर बिजनेस स्टडीज पढ़ी तो ये एग्जाम हो जाएगा। जो साइंस कहते हैं, हाँ, साइंस का कोई रेलेवेंट पेपर नहीं है ना, साइंस का कोई रेलेवेंट पेपर नहीं है। मैंने कभी काउंटिंग नहीं पढ़ी। हाँ, तो अगर आपके रेलेवेंट 2 पेपर बन रहे थे, पीआरसी 1 और 2, और इंग्लिश हमारे पास हम सबका सेम होता है, इंटर कॉमर्स वालों का, इंटर साइंस वालों का, इंटर प्री मेडिकल वालों का, इंजीनियरिंग वालों का, ह्यूमैनिटीज वालों का, सबका सेम होता है। तो इंग्लिश तो किसी का भी एग्जाम नहीं हो रहा। हाँ, पीआरसी 2 जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, उनका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन वो रेलेवेंट नहीं होता। वो साइंस साइड पे पढ़ाया जाता है, इंजीनियरिंग साइड पे पढ़ाया जा रहा होता है। वो सीए से बेहतर है। अगर मुझसे ओपिनियन लोगे तो ओपिनियन वाइज वो सीए के मैथ से बेहतर है, बट द थिंग इज के रेलेवेंसी का मसला है। तो कोर्स कंटेंट जो है ना वो सेम नहीं है, उस वजह से वो एग्जाम नहीं हो रहा। तो मैं इंशाल्लाह इस सेशन के बाद आप लोगों को ग्रुप में वो पूरी लिस्ट भेज दूंगा, ग्रेड, और मैं आपको वॉइस नोट के थ्रू समझा भी दूंगा कि कौन किसको अपने अपने हिसाब से वो लिस्ट को देख सकता है, पढ़ सकता है। ए लेवल वाला कैसे देख सकता है, कराची इंटर कॉमर्स वाले कैसे देख सकते हैं, कराची साइंस वाले कैसे देख सकते हैं, कराची प्री इंजीनियरिंग वाले कैसे देख सकते हैं, और दूसरे शहर के रेलेवेंट पेपर्स वाले उस लिस्ट को कैसे देख सकते हैं। यहाँ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग सारे कराची वाले हो, तो कराची में सिर्फ इंटर कॉमर्स में एग्जामिशन है और इंटर ह्यूमैनिटीज में एग्जामिशन है। इंटर कॉमर्स में एग्जामिशन है अकाउंटिंग की, अगर आपके पास ओवरऑल 70% मार्क्स हो, अकाउंटिंग में 75% और अबव मार्क्स हो, और कोर्स कंटेंट 70% सेम हो, जो कि अकाउंटिंग का है। तो जो इंटर कॉमर्स वाले सुन रहे हैं ना, तो उनका ही पेपर एग्जाम हो रहा है। और ए लेवल वाले सुन रहे हैं ना, तो आप चेक कर लो कि आपके रेलेवेंट पेपर्स में बी ग्रेड है कि नहीं है, और ओवरऑल आपके पास 2 बीज है या नहीं। समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन? तो इसका मतलब है कि एग्जामिशन नहीं है। साइंस 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 चारों साइंस वाले हैं, इसका मतलब एग्जामिशन नहीं है। डन हो गया? आगे बढ़ जाएं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कैफ लेवल पे। कैफ लेवल पे आने से पहले एक सवाल, सर अगर मेरे अल्लाह ना करे अगर मैं अप्रैल में पेपर देता हूं और अगर मेरा एक पेपर रुका हुआ है पीआरसी का, तो मैं कैफ पढ़ सकता हूं? क्या आंसर होना चाहिए? ऑनलाइन वालों क्या आंसर होना चाहिए? अगर मैंने कैफ का एक, मेरा पीआरसी का एक पेपर रुका हुआ है, तो मैं कैफ स्टार्ट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? आंसर चाहिए मुझे, शाबाश। कर सकते हैं, कर सकते हैं। रीजन बीइंग कि जब तुमने इंटरमीडिएट के, लेट सपोज बहुत सारे अभी स्टूडेंट कॉमर्स के होंगे, अभी उनका रिजल्ट ही नहीं आके दे रहा, तो अभी वो अगर क्लासेस लेना शुरू कर दे तो पीआरसी क्लासेस नहीं ले सकते? ले सकते हैं। क्लासेस लेना और पेपर देना, देयर इज अ डिफरेंस। ये जितने भी इंस्टीट्यूट है, IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस, इस तरीके से बहुत सारे RITs हैं, हम ट्यूशन प्रोवाइडर्स हैं। हम आपको ट्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ट्यूशन प्रोवाइड करने में कोई क्राइटेरिया नहीं है, सही है। तो आप लोग पीआरसी भी पढ़ सकते हो, जब हमने इंटरमीडिएट नहीं किया हुआ था आपका, जब पीआरसी पास नहीं था आप कैफ पढ़ सकते हो, जब आपका कैफ रिजल्ट अवेटेड था आप C5 पढ़ सकते हो। तो पढ़ने पे कोई कैद नहीं है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में हमें टाइम सेव करना है। तो टाइम कब सेव होगा? जब हम अर्ली स्टडी स्टार्ट कर देंगे, जितना जल्दी पढ़ना शुरू कर देंगे उतना जल्दी हम पेपर्स पास करना शुरू कर देंगे। तो जो बच्चे रिजल्ट अवेटेड होते हैं या अल्लाह ना करे कोई पेपर रुक जाता है, उसकी तैयारी कर रहे होते हैं, वो कैफ पढ़ सकते हैं। आपने लेट्स सपोज 5 पेपर पास कर दिया, आप कैफ में आ गए। मैंने सिर्फ इसमें एक बात नहीं बताई, नो हैंड्स ऑन कोर्सेस। ये मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। 6 मंथ वाली बात समझ आती है?
कि ये 6 महीने के अंदर पेपर पास हो जाता है। अभी दिसंबर में आप खड़े हो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 5 महीने हो गए, 1 महीना मोर और लेस, तो 6 महीने में पीआरसी हो जाता है। डन हो गया। उसके बाद आ जाते हैं कैफ में। कैफ में सर कितने पेपर्स हैं? 8 पेपर्स है। पीआरसी में कितने पेपर थे? 5। सर ये मैंने 5 पेपर साथ दिए थे, क्या सर मैं 8 के 8 कैफ के पेपर साथ दे सकता हूं? ऑनलाइन वालों सुनना कि ये मैं 8 के 8 पेपर साथ नहीं दे सकता। पहली बात है कि दे भी नहीं सकता, रूल भी नहीं है, और अगर दे सकता तो देने भी नहीं चाहिए। ओपिनियन क्या है? देने भी नहीं चाहिए। रूल क्या है? दे भी नहीं सकते। सर क्यों? क्योंकि अब तुम सीए में आ चुके हो। जो सीए के बारे में सुनते थे ना, अब सच होना शुरू हो जाएगा। वैसे यहाँ पे भी होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम सीए में आ चुके हो, तो आई कैप ने क्या किया कि इन कैफ को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर दिया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। फॉलो कर रहे हो? तो ग्रुप ए में 4 पेपर, ग्रुप बी में 4 पेपर। अब सर वो मैं कैसे जो है वो 8 पेपर नहीं दे सकता, वो लॉ कैसे अप्लाई होता है? सुनना, आई कैप कहता है कि कैफ की जो पहली अटेम्प्ट होगी ना, कैफ की जो पहली अटेम्प्ट होगी, उसमें आपके मिनिमम 2 पेपर पास होने चाहिए ग्रुप बी में जाने के लिए। यानी कि मैं सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट में ग्रुप ए के पेपर दे सकता हूं, मैं 1 पेपर दे सकता हूं, मैं 2 पेपर दे सकता हूं, मैं 3 पेपर दे सकता हूं, मैं 4 पेपर दे सकता हूं। क्या मैं 5 पेपर दे सकता हूं? नहीं। ग्रुप बी का पेपर तो मैं उठा ही नहीं सकता। लेट सपोज मैंने 4 पेपर दिए और मेरे चारों पेपर पास हो गए, तो अगले टाइम में मैं कितने मैक्सिमम 4 पेपर उठा सकता हूं। मेरे 3 पेपर पास हो गए, तो मैक्सिमम मैं कितने पेपर उठा सकता हूं? नहीं, 3 पेपर पास हो गए तो 5 पेपर उठा सकता हूं। 2 पेपर पास होने चाहिए ना। अगर मेरे ग्रुप ए में से अगर 1 पेपर फेल हो गया और 3 पेपर पास हो गए, तो इसका मतलब क्या है कि मैं अगले अटेम्प्ट में 5 पेपर उठा सकता हूं। अगर मेरे 2 पेपर पास हो गए, तो अगले अटेम्प्ट में मैं कितने पेपर उठा सकता हूं? 6। ऐसा ही है। अगर मेरा 1 पेपर पास हुआ ग्रुप ए में, तो मैं कितने पेपर उठा सकता हूँ? 3, मैक्सिमम 3। ग्रुप ए के ही 3 पेपर, क्योंकि ग्रुप ए के 2 पेपर पास मैंने नहीं किए। अब तुम हर तरीके से इसकी मतलब कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। अब तुम्हारे पास पता चल गया ना कि ग्रुप ए में 2 पेपर पास होने चाहिए तो ग्रुप बी में एंटर होंगे, तो तुम्हें पता है कि अब किस तरीके से कौन से पेपर को उठाना। सर मार्केट नॉर्म क्या है? बच्चे क्या कर रहे होते हैं? बच्चे एक अटेम्प्ट में मिनिमम 3 पेपर, मैक्सिमम 4 पेपर उठा रहे होते हैं। सही है। सर अगर मैं 4 पेपर उठाऊंगा तो 6 महीने में 4 पेपर पास हो जाएंगे, फिर मैं 4 पेपर ऑप्ट करूंगा और 6 महीने में 4 पेपर पास हो जाएंगे, तो इसका मतलब है सर मेरा 1 साल में कैप हो जाएगा। तो सर 6 महीने का मतलब क्या हुआ? 6 महीने का ये मतलब हुआ कि अब पेपर मंथली नहीं होंगे, क्या होंगे? सेमी एनुअली। अब तुम्हारे पेपर होंगे मार्च और सितंबर में। अगर तुम 6 महीने में 4 पेपर देते हो तो अगले अटेम्प्ट 6 महीने के बाद ही आएगी। ऑनलाइन वालों कोई सवाल तो पूछ लेना। तो इसका मतलब है तुम्हारी अटेम्प्ट मार्च सितंबर में होगी, अब मंथली पेपर नहीं होंगे। तो सर ये 1 साल में पास हो सकता है, ये 1.5 साल में पास हो सकता है। तो क्या लिख दिया मैंने इसका ड्यूरेशन? 1.5 साल। 6 महीने और 1.5 साल कितना हो गया? 2 साल। सी कितने साल का है? 5 साल का, जिसमें से आपके 2 साल कंप्लीट हो गए। कोई मसला? सर आप तो स्पीड में लेके जा रहे हैं। मैंने तो सुना है सीए में बच्चे फेल भी होते हैं, उनका ड्यूरेशन भी खराब हो जाता है, कोई 2 पेपर भी उठा रहे होते हैं, कोई 1 पेपर भी ऑप्ट कर रहा होता है। इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, एक नॉर्मल रूट पे लेके चल रहा हूँ। मैं तुम्हें यूनिकॉर्न्स और रेनबोज दिखा रहा हूँ, बोल रहा हूँ अच्छी जर्नी है, सीए चल रहा है, मजा आ रहा है, सुकून है, पास हो रहे पेपर। आगे हम जरा खतरनाक लेवल भी उसका देखेंगे। 2 साल हो गए सीए में, 2 साल हो गए सर, पीआरसी भी पास हो गया सर, कैफ भी पास हो गया, हैंड्स ऑन कोर्स को अभी मैं रोक के रख रहा हूँ। अज्यूम करो कि हैंड्स ऑन कोर्स भी पास हो गए। अब क्या होगा? अब तुम लोग आ जाओगे सीए फाइनल की जर्नी में। सीए फाइनल की जर्नी कंसिस्ट कर रही होती है आर्टिकलशिप पे और आपके 2 मॉड्यूल्स पे, सीफैप और एमएसए, ये 2 लेवल और आर्टिकलशिप। तो सर मैं कैफ से सीए फाइनल में ट्रांजिट कैसे करूंगा? सही ना सर, क्या मैं सीफैप के पेपर दूंगा? नहीं। ट्रांजिशन सुनना, कैफ तुम्हारा पास हो गया, हैंड्स ऑन कोर्सेज तुम्हारे कंप्लीट हो गए, तुम क्या करोगे? अपनी सीवी, अपना कवर लेटर लेके जाओगे डिफरेंट ऑडिट फर्म्स या फिर इंडस्ट्री, किस चीज के लिए? ट्रेनिंग के लिए, आर्टिकलशिप के लिए। तुम्हारे पास आईकेप की वेबसाइट पे लिस्ट ऑफ फर्म्स है, तुम्हारे पास आर्टिकलशिप पे लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज है जो कि ट्रेनिंग करवाती है आईकैप की। तुम अपनी सीवीज लेके जाओगे, कवर लेटर की जगह तुम लोग वहां जाओगे, वो तुम्हें एप्लीकेशन फॉर्म दे देंगे। तुम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, अपनी सीवी, कवर लेटर, तस्वीरें वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है वो तुम लगा के दे दोगे। एक्सेप्ट हो गया तो तुम्हें क्या आएगी? कॉल आएगी, या तो टेस्ट की कॉल आएगी, इंटरव्यू की कॉल आएगी, या ग्रुप डिस्कशन। हर सबका अपना क्राइटेरिया होता है ना, जहाँ पे भी जॉब पे जाते हैं सबके अपने क्राइटेरियाज होते हैं। उनके क्राइटेरिया पास किए, पहला पास हो गया, दूसरा पास हो गया, तीसरा लेट सपोज तुम्हारी इंडक्शन हो गई। जिस दिन तुम्हारी इंडक्शन होगी, जिस दिन तुम्हारी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी फर्म के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर, उस दिन से तुम्हारा सीए फाइनल की जर्नी शुरू हो जाएगी। सर आर्टिकलशिप कितने साल की थी? 3 साल की। सर 1+2 क्यों लिखा हुआ है? 1 साल की आर्टिकलशिप में तुम सीए फाइनल के पेपर नहीं दे सकते, मतलब सीफैप और एमएसए के पेपर
नहीं दे सकते। तो सर 1 साल मेरा विदाउट पेपर्स जाएगा और 2 साल मेरे विद पेपर्स जाएंगे, ऐसा ही है, तभी 3 साल। बात समझ आ रही है? फॉलो कर पा रहे हो? कोई मसला है? तो सर 1 साल तक जब मैं पेपर नहीं दे रहा तो मैं क्या करूंगा? अभी हमने क्या डिस्कस किया था? तुम पढ़ाई शुरू कर दोगे। यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, जब उनके पास 1 साल की आर्टिकलशिप नहीं होती, वो क्या करते थे? पढ़ाई शुरू कर देते, वो पढ़ना शुरू कर देते, ताकि जब 1 साल के बाद पेपर आएंगे तो उनके पास पेपर्स भी होंगे, उनको रिवाइज भी करना होगा, उनको क्लासेस भी लेनी होगी और उनको आर्टिकलशिप भी करनी होगी। तो सर 4 चीज एक साथ जगल नहीं हो पाएगी। तो उसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा है पढ़ाई वाला, वो मैं निकाल लूँ, मैं पढ़ना शुरू कर दूं तो मैं पढ़ सकता हूँ। सर 1 साल हो गया, जैसे आर्टिकलशिप को 1 साल हो गया, अब मैं CFAP के पेपर दे सकता हूँ। फॉलो कर रहे हो? ऑनलाइन वाले अगर कोई भी मसला है तो मुझे रोक के पूछ लेना। फॉलो कर रहे हो? कोई मसला? आगे बढ़ जाए। सर अब ये 6 पेपर है और ये कितने पेपर है? 2, टोटल कितने हो गए? 8। सर CFAP CA फाइनल में भी तो, सॉरी कैफ में भी तो 8 पेपर थे। अब तुम जो बचे हुए 2 साल है ना, 2 साल का मतलब है तुम्हारे पास 4 अटेम्प्ट नजर आ रही है, हर 6 महीने बाद एक अटेम्प्ट आ रही है। अब अटेम्प्ट कब आ रही है? सेमी एनुअली है, लेकिन जून और दिसंबर में। लेट सपोज तुम्हारी आर्टिकलशिप शुरू हुई थी, सुनना, तुम्हारी आर्टिकलशिप शुरू हुई थी अप्रैल में, खत्म कब होगी? मार्च में। तो अब तुम्हें अटेम्प्ट कब नजर आ रही है? जून, अगले 3 महीने के बाद। तो सर मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ, कर लो। तुमने जून में अटेम्प्ट दी, लेट सपोज तुमने दिए 3 पेपर, तो तुम 3 3 2 करके पेपर दोगे। सर आर्टिकलशिप में वो हमारे क्या, मैं बताता हूं, मैं आर्टिकलशिप के लिए भी गाइड करता हूं। अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं तुम्हें सीधे एक रास्ता बता रहा हूं। अब उस रास्ते में क्या क्या जो है ना ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, क्या क्या चीजें ऐसी होनी चाहिए जिसको मैं अपने आप को इक्विप करूं कि मेरे लिए आसानी हो जाए, वो हम डिस्कस करेंगे, हर लेवल पे डिस्कस करेंगे। तुम्हारे सारे सवाल जो है ना मैं स्क्रॉल अप करके ना सारे सवाल के जवाब दे दूंगा, जो भी तुम लोग लिख रहे हो। जो आर्टिकलशिप का पहला साल है उसमें हम CFAP के लिए साथ में क्लासेस को ले सकते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, तैयारी का मतलब ये ना क्लासेस लो, ऑनलाइन क्लासेस, फिजिकल क्लासेस, जो भी है ना ले, हम लोग ऑफर करते ही हैं। जैसे ही बच्चा कैप क्वालिफाई करता है, हम लोग क्या करते हैं? क्लासेस ऑफर कर देते हैं, इस इंटेंट के साथ कि बच्चा अभी से पढ़ना शुरू कर दे। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि आपके पास अब 8 पेपर्स हैं, तो वही वाली बात है, जैसे 3 3 2 करके पेपर दे दो तो 3 अटेम्प्ट में पेपर पास हो जाएंगे, 2 2 करके दे दो तो 2 अटेम्प्ट में पेपर पास हो जाएंगे, 2 2 करके दे दो तो 4 अटेम्प्ट में पेपर पास हो जाएंगे। सही है? तो इसका मतलब ये है कि सर अगर मैं इस 2 साल के अंदर CA कर लेता हूँ, आर्टिकलशिप के अंदर, आर्टिकलशिप के अंदर, तो ये बेस्ट केस सिनेरियो है। तो जो बची हुई आर्टिकलशिप होगी, लेट्स सपोज 1 महीने की, 3 महीने की, 6 महीने की, 9 महीने की, तो आपको वो आर्टिकलशिप कंप्लीट करनी पड़ेगी टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्यों? क्योंकि आर्टिकलशिप 3 साल की मैंडेटरी है। पेपर पास हो गए सारे, CFAP, MSA, PRC, कैफ, 21 पेपर पास हो गए, लेकिन पेपर पास करना CA नहीं था, पेपर भी पास करने थे, 3 साल की आर्टिकलशिप भी पूरी करनी थी। बेस्ट केस सिनेरियो। वर्स्ट केस सिनेरियो, सर ये 2 साल थे, मैंने पेपर्स दिए, कुछ पास हुए, कुछ फेल हुए, कुछ पास हुए, कुछ फेल हुए, अब मेरी आर्टिकलशिप खत्म। लेट्स सपोज मेरी आर्टिकलशिप खत्म हो गई नवंबर में, नवंबर में खत्म हो गई, मेरे पास 2 पेपर पड़े हैं CA के, तो क्या अब मैं CA नहीं कर सकता? कर सकते हो। अब बचे हुए पेपर्स अपनी आर्टिकलशिप के बाद देना शुरू कर दो। अब नवंबर के बाद दिसंबर अटेम्प्ट आ रही है, तुम एनरोल हो जाना, पेपर दे देना। अगर लेट्स सपोज पेपर पास हो गए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर पास नहीं हुए तो 6 महीने के बाद फिर ICAP जाके हाजिरी लगाना। बात समझ आती है? तो 21 पेपर और आपके पास 3 साल की आर्टिकलशिप, इसमें मसला कोई? इसमें एक टेक्निकलिटी है, CFAP में 6 पेपर होते हैं। जाहिर सी बात है, अगर मैं उसके कोर्स कोड की बात करूं, CFAP 1, CFAP 2, CFAP 3, CFAP 4, CFAP 5, CFAP 6। MSA में भी कोर्स कोड क्या होंगे? MSA 1, MSA 2। सर MSA 1 अनलॉक करने के लिए CFAP 1 और CFAP 6 पास होना चाहिए। सर MSA 2 अनलॉक करने के लिए CFAP 3 और CFAP 4 पास होना चाहिए। बात समझ आ रही है? सर इस नॉलेज को अब भूल जाओ, इस नॉलेज को अब भूल जाओ, क्योंकि ये मैं तुम्हें कैफ में भी बताऊंगा, ये हम तुम्हें CFAP में भी बताएंगे। ये बताने का मकसद ये है कि हर चीज दूसरी चीज को अनलॉक कर रही है। बताने का मकसद क्या था? PRC पास हुआ था, कैफ अनलॉक हुआ था। PRC अनलॉक करने के लिए क्या कहता? इंटर पास किया था 60% से। सर एग्जामिनेशन को अनलॉक करने के लिए क्या कहता? 70% की थी, रेलेवेंट पेपर 75% की थी। सर कैफ के ग्रुप बी को अनलॉक करने के लिए कैफ के 2 पेपर पास किए थे। सर कैफ और PRC दोनों पास किया और दोनों हैंड्स ऑन कोर्सेज कंप्लीट किए, तो आर्टिकलशिप को अनलॉक किया। आर्टिकलशिप में इंडक्शन हुई तो 1 साल का ड्यूरेशन चला, 1 साल का ड्यूरेशन कंप्लीट किया तो CFAP अनलॉक हुआ। सर CFAP के 2 पर्टिकुलर पेपर पास किए तो MSA का 1 पेपर अनलॉक हुआ। सर CFAP के 2 पर्टिकुलर पेपर पास किए तो CFAP का MSA का दूसरा पेपर अनलॉक हुआ। सर MSA कंप्लीट, CFAP MSA कंप्लीट कर लिया आर्टिकलशिप के अंदर अंदर, तो आर्टिकलशिप पूरी की चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए। सर आर्टिकलशिप खत्म हो गई लेकिन कुछ पेपर बचे थे, वो पेपर पास किए तो बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अनलॉकिंग समझ रहे हो? लिंकिंग समझ रहे हो? कोई मसला, टेंशन? ये तो होगी नॉर्मल जर्नी। अब इस नॉर्मल जर्नी में एक चीज मैंने छोड़ दी थी, हैंड्स ऑन कोर्सेस। सर मुझे एक बात समझाना, ये जो
21 पेपर तुम लोग पढ़ रहे हो। तुम लोगों ने साइंस में बहुत सारे पेपर पढ़े होंगे, फिजिक्स पढ़ा होगा, केमिस्ट्री पढ़ा होगा, तुम लोगों ने जो है वो फिजिक्स पढ़ा होगा या मैथमेटिक्स पढ़ी होगी। तुमने ये पेपर पढ़े होंगे तो तुम्हें अब ये पेपर्स आते हैं। तुमसे कोई डेफिनेशन पूछेगा या लेट्स सपोज कोई और कोई ऐसे कोई चीज पूछेगा जो कोई लॉ है, कोई रोटेशन का लॉ होगा, कोई ग्रेविटी का लॉ होगा, इस तरीके से डिफरेंट लॉज होंगे, तुम उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तुम्हारे पास नॉलेज है। मैं तुमसे कोई चीज पूछूंगा कि भाई ये जो लेट्स सपोज जो रॉकेट लॉन्च होता है तो उसमें ये जो है इतनी सारी फोर्स पावर वगैरह कैसे आती है, ऊपर कैसे जाता है, वो तो गिर जाना चाहिए। सवाल होगा ना मेरे, तो तुम लोग बताओगे यार, मैथमेटिकली बताओगे, फिजिक्स के लॉस के से बताओगे, केमिकल रिएक्शन के थ्रू बताओगे कि ये सारी चीजें होती है। तुम्हारे पास नॉलेज है। जब नॉलेज होती है ना, वी कैन डिस्कस, वी हैव द आइडियाज एंड नॉलेज। तो सीए के 21 पेपर पास करोगे, तुम्हारी नॉलेज डेवलप हो जाएगी। नॉलेज डेवलप हो जाएगी। तुम अकाउंटिंग का पता होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पता होगा, मैनेजरियल अकाउंटिंग का पता होगा, बिजनेस के बारे में पता होगा, तुम लोगों को जो है वो टैक्सेशन के बारे में पता होगा, कॉर्पोरेट लॉस के बारे में पता होगा, डिफरेंट डिफरेंट लॉस के बारे में बात कर सकते हो। ठीक है ना? तो नॉलेज तो स्टैब्लिश हो गई। सर 3 साल की आर्टिकलशिप की है, तो सर आपको पता है कि वर्क एक्सपीरियंस होना भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हर दिन बंदा एक ऐसी चीज सीख रहा होता है जो उसने तस्वीर भी नहीं की होती, चाहे उसका पहला दिन हो, चाहे उसका कोई 10 साल का पहला दिन हो, तो वो कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। तो वर्क एक्सपीरियंस एक ऐसी जगह है, एक ऐसा एम्बियंस, एक ऐसा एक्सपीरियंस है जहां पे आपका हर दिन नया होता है। आप कभी भी नहीं कह सकते मैं मोनोटोनस जॉब कर रहा हूँ। आपको हर दिन कोई ना कोई क्राइसिस नजर आ रहा होता है, आप क्राइसिस मैनेज कर रहे होते हो। टाइम के इश्यूज आ रहे होते हैं, आप टाइम मैनेज कर रहे होते हो। कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे होते हैं, आप कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व कर रहे होते हो। तो ये सारी चीजें आपको आ रही होती है। ठीक है? इसमें क्या होता है कि लेट्स सपोज किसी दिन आपके पास बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, तो हम लोग ये सोच रहे होते हैं डाउन साइजिंग करें, रिडेंडेंट लोगों को हटाएं। किसी दिन आप इतने अंडर स्टाफ्ड होते हो कि आप बोलते हो यार एक 4 लोगों का काम मैं कर रहा हूँ, तो आप जॉब नहीं छोड़ सकते, आपको करना पड़ता है। तो वर्क एक्सपीरियंस में ना वो जो एक्सपीरियंसेस आप सीखते हो ना, जो घर बैठ के नहीं कर सकते, वो कहते हैं ना, ये जो भी वर्क फ्रॉम होम का जब से चक्कर आया है, लोग बहुत ज्यादा जो है ना वो लैग कर रहे हैं ना, वो पर्सनैलिटी लैग कर रहे हैं, वो जो प्रेशर हैंडलिंग पर्सनैलिटी थी ना वो लैग कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग वर्क एक्सपीरियंस सीखते हैं। 3 साल आर्टिकलशिप में क्या करोगे? यही तो करोगे, यही तो करोगे। तो सर मैंने तो एक टिकट में डबल मजे ले लिए। मैंने नॉलेज भी हासिल कर लिया, मैंने वर्क एक्सपीरियंस भी हासिल कर लिया। मजे की बात है, उस टिकट में एक और मजा बाकी है, वो है हैंड्स ऑन कोर्सेज। तो प्रोफेशनल, किसी भी प्रोफेशनल के लिए नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वर्क एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और तीसरी चीज पता है क्या बहुत इंपॉर्टेंट होती है? वो उसका इंपॉर्टेंट होता है स्किल सेट। सर द वे यू स्पीक, स्किल सेट। सर द वे यू आर, स्किल सेट। प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस लेवल, आपका चेहरा, आपके आपके बॉडी एक्सप्रेशन, आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आपकी रिटन कम्युनिकेशन। अगर मैं ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकता हूं, अगर मैं पब्लिक स्पीकिंग कर सकता हूं, सर अगर मैं नेगोशिएट कर सकता हूं, कितना बहुत अच्छा क्लोजर है, सेल्स बहुत अच्छी कर लेता है, डील बहुत अच्छी कर लेता है, तो इसका मतलब क्या है कि बहुत अच्छा नेगोशिएटर है। फिर उसके बाद क्या है, लेट्स से, तो ये पब्लिक स्पीकिंग तो नहीं हो रही है, स्टेज पे खड़ा होकर थोड़ी बेच रहा है, वो तो 1-on-1 बेच रहा है। ये सारी चीजें, आई कांटेक्ट, कन्विंस करना, कुछ लोग दीन को बहुत अच्छी तरीके से जो है ना समझा रहे होते हैं, तो ये भी स्किल्स है। तो सर ये सारी स्किल्स। फिर क्या है, सर मैं एमएस ऑफिस बहुत अच्छे चलाता हूँ, मैं एक्सेल बहुत अच्छे चलाता हूँ, सर मैं डाटा मॉडलिंग बहुत अच्छी कर लेता हूँ, सर मैं 3D एनिमेशन बहुत अच्छी कर लेता हूँ, सर मैं पंक्चुअल बहुत हूँ। पर्सनैलिटी ट्रेट है, स्किल्स है। तो स्किल्स तो आप जितनी हासिल करो ना उतनी कम है। मतलब अगर एक बंदे के पास 100 स्किल्स है ना, तो और एक बंदे के पास 1 लाख स्किल्स है, तो 1 लाख वाला भी जो ना मजीद स्किल्स हासिल कर सकता है। तो आईकैप ने आपको कुछ हैंड्स ऑन कोर्सेज सिखाया जिसके अंदर बहुत सारे स्किल सेट्स एम्बेडेड है। तो पीआरसी लेवल पे तो ऐसा कोई भी हैंड्स ऑन कोर्स नहीं है। कैफ में 2 आते हैं, एक का नाम है पीपीई, एक का नाम है एमएस ऑफिस। पीपीई इज प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इफेक्टिवनेस। ये जो फ्रेज है, ये जो कोर्स है, ये बेसिकली आपको सिखा रहा होता है कि पब्लिक स्पीकिंग कैसे की जाती है, अपना स्टेज फ्राइट कैसे कंप्लीट खत्म किया जाता है, इफेक्टिव कम्युनिकेटर कैसे बना जाता है, अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे इफेक्टिव बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है। अगर एक बंदा जो उठता 10 बजे और एक बंदा जो है उठता है 5 बजे, तो कौन ज्यादा इफेक्टिव होगा? जो 5 बजे, उसके बाद दिन ज्यादा होगा। तो ये भी तो इफेक्टिवनेस है। सर इसका ऑफिस से क्या लेना देना? बहुत कुछ लेना देना है। अब जल्दी उठोगे, जल्दी ऑफिस पहुंचोगे, सुबह के काम जल्दी निपटा लोगे। सही है सर। तो पर्सनल इफेक्टिवनेस भी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन इफेक्टिवनेस भी होनी चाहिए। तो ये कोर्स है। पता है हमारी क्लासेस कब होती है इस कोर्स की, पीपीई की? सुबह 8:30 बजे। तो जो बच्चे कैफ की क्लास के लिए 10 बजे नहीं आ रहे थे, उस कोर्स के लिए 8:30 बजे आ रहे होते। तो पर्सनल इफेक्टिवनेस डेवलप हो रही है। ये बच्चे असाइनमेंट्स बना रहे होते हैं, डेडलाइंस मीट कर रहे होते हैं, वो सारी चीजें कर रहे होते हैं जो इनको एक वर्क एनवायरनमेंट में हेल्प करेगी। दूसरा कोर्स क्या है? एमएस ऑफिस। नाम से पता चल रहा है, एमएस ऑफिस इज ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम।
ऑफिस का मतलब समझ आ गया, ऑटोमेशन का मतलब होता है चीजों को ऑटोमेटिक कर देना, ठीक है, सिस्टमाइज कर देना। तो ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम में एमएस ऑफिस कैसे हेल्प कर रहा था भाई? आपको लेट सपोज कोई सॉफ्टवेयर बनाना है जो कंपैरेटिव एनालिसिस कर दे, चीजों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दे, सारी चीजें कर दे, एक्सेल सही है। इसके अलावा आपको फॉर्मूलाज लगाने हैं, चीजों को कैलकुलेट करवाना है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस है, चीजों को लिंक करना है आपस में, सर्चिंग वगैरह करनी है, नंबर्स वगैरह वो करने हैं, सेग्रीगेट करने हैं, तो एक्सेल। सर मुझे रिपोर्ट्स बनानी है, प्रेजेंटेशंस बनानी है, मुझे लेट सपोज जो है वो ग्राफिक डिस्प्ले वो करना है, डाटा डिस्प्ले करना है, मुझे एनिमेशंस वगैरह चाहिए तो पावर पॉइंट। सर मुझे मेमो राइटिंग करनी है, लेटर राइटिंग करनी है, ऐसे राइटिंग करनी, सारी चीजें वर्ड। मैं अपना सीवी किस पे बनाता हूँ? वर्ड पे बनाता हूँ। मैं जो है अपना कवरिंग लेटर किस पे बनाता हूँ? वर्ड पे बनाता हूँ। तो ये सारी चीजें मुझे आनी चाहिए। नहीं, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। मैं भी आता हूँ इन सारे सवालों पे इंशाल्लाह। जो आपके जो भी ऑनलाइन वालों के सवाल आते हैं ना, मैं सबको एक एक करके आंसर जरूर करूंगा। 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज समझ आ गए। अब मैं इनकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा सीए की जर्नी में, इनकी इंपॉर्टेंस बताता हूँ। सर यहाँ पे 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज आते हैं, एक का नाम है डाटा एनालिटिक्स एंड फिनटेक, 2 कोर्सेज हैं ये, लेकिन इनको पढ़ेंगे एक कोर्स करके। डाटा एनालिटिक्स आपको वो चीजें सिखाता है ना जो शायद मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बस एक समराइज वर्जन बता देता हूँ इसका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया दुनिया में, लोगों की जॉब्स खत्म हो रही हैं। जो लेबरस जॉब थी वो हैवी मशीनरी ने जो है वो ले ली है, सही है सर। वो जो डाटा प्रोसेसिंग की, डाटा एंट्री की जॉब थी भाई, पहले क्या जॉब आती थी? पहले आपको पता है जॉब आती थी कि भाई हमें लड़के चाहिए 10, क्योंकि हमारे पास 1 लाख नंबर का डाटा उनको सिस्टम में टाइप करवाना है, डाटा एंट्री की। तो क्या 1 घंटे के हम 500 रुपए दे देंगे। तो अब क्या वो कंप्यूटर ही काम कर देता है। ओसीआर, ओसीआर में क्या आप शीटें रखो, ओसीआर में वो क्या करते हैं कि वो सारे को प्रिंट कर, वो स्कैन करता है और उसको जो है ना वो वर्ड के फॉर्म में ले आता है, ना टेक्स्ट की फॉर्म में ले आता है। तो सर मुझे बंदूक की क्या जरूरत है, मैं क्यों दूं 500-500 रुपए किसी को? तो क्या हो रहा है, लोगों की जॉब जा रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता ना पहले लेबर्स की जॉब गई, फिर ऑफिसर लेवल की जॉब गई, फिर एग्जीक्यूटिव जॉब जाई, तो ऐसे जॉब जाना शुरू हो रही है। तो सर अगर मैंने फिनटेक का कोर्स कर लिया ना, तो बेसिकली मैं दोस्ती कर लूंगा इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ, कि यार दोनों भाई मिलके काम करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर्स को भी इंसान की तो जरूरत पड़ती है ना, तो वहां पे तुम लोगों की जॉब सिक्योर हो जाएगी। तो ये वो लेवल का कोर्स है, मतलब मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये वो कोर्सेज हैं कि विदाउट डूइंग सीए ना तुम स्टार्टिंग सैलरी 70-80 हजार रुपए यहीं पे बैठ के कमा सकते हो। ये वो कोर्सेज हैं। तो आईकेप तुम्हें मौका दे रहा है कि उसमें लग जाओ कि जो चीज रिक्वायर्ड है। तो ये एक तो हैंड्स ऑन कोर्स हो गया फिनटेक डाटा एनालिटिक्स, और एक है पीवीई, प्रोफेशनल वैल्यू एथिक्स एटीट्यूड। ये जो कोर्स है ना बेसिकली आपको किस चीज के लिए प्रिपेयर करता है? आपने सीख लिया प्रेजेंटेशन वगैरह कैसे देती है, आपको पता चल गया हाउ टू से थिंग्स, बट यहाँ पे होगा व्हाट टू से। क्योंकि तुम लोग जिस पोजीशन में बैठोगे ना, तुम्हारे पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होगी। तुम वो लोग हो जो कि क्या नाम है करोड़ों की ट्रांजेक्शन्स को गायब कर सकते हो लाखों रुपए लेकर। तो बहुत ज्यादा लुक्रेटिव किस्म की जो ना तुम्हारे पास गलत चीजें मौजूद होंगी। तो बचना कैसे? तुम लोगों को तो सैलरी वगैरह भी बहुत अच्छी मिल रही होगी, तो उससे बंदा बच सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है, जो बंदा 1 करोड़ रुपए भी कमा रहा हो तो उसको आते हुए हराम के 50 लाख रुपए बुरे नहीं लग रहे होते। तो पैसे आपको अच्छे मिल रहे हैं, तो उससे तो 50% काम हो जाता है कि ये बंदा रिश्वत वगैरह की तरफ नहीं जाएगा, मैनिपुलेशंस की तरफ या क्रिमिनल एक्टिविटीज की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन ये वाला कोर्स ना आपको रिमाइंड कराता रहेगा बार बार, क्योंकि ये वाला जो पीवीई वाला कोर्स है ना, आपके आर्टिकलशिप के शुरू में भी होगा और आर्टिकलशिप खत्म होने के बाद भी होगा, कि कुछ सीखे भाई। अब तुम सीए बनने जा रहे हो, कुछ समझ आई, तो ये कोर्स होगा आपका। तो सर ये जो कोर्स है ना, दोनों कोर्सेस ये इतने इंपॉर्टेंट है, सुनना। तुम्हारा पूरा कैफ पास हो गया सर, इतना मुश्किल कैफ पास हो गया मेरा, और तुमने दोनों हैंड्स ऑन कोर्सेज नहीं किए, तुम्हें आर्टिकलशिप फर्म में खड़ा भी नहीं रहने देंगे। तुम बोलोगे सर वो मेरा कैफ पास हो गया, काम करे आप मुझे ना एप्लीकेशन फॉर्म दे दें, मैं फिल कर दूंगा। उसको बोलेंगे तुमने हैंड्स ऑन कोर्सेज किए हैं? बोलोगे नहीं। तो बोलेंगे बेटा जाओ हैंड्स ऑन कोर्स कर कराओ। तुम हैंड्स ऑन कोर्स करोगे, हैंड्स ऑन कोर्स करने में लगते 3 महीने। तो जब 3 महीने बाद तुम वापस से जाके उनको सर्टिफिकेट दोगे ना, वो बोलेंगे आर्टिकलशिप होगी 3 महीने बाद, तुम्हारे 6 महीने जाया हो गए। तो सर ये हैंड्स ऑन कोर्सेज मैं कैफ के रहते रहते ही कर लूंगा। जब मैं कैफ 1 2 3 दे रहा था, कैफ 4 5 6 दे रहा था, या कैफ 7 8 दे रहा था, उसी वक्त कर लूं कि जिस दिन मेरा कैफ का रिजल्ट आए उस दिन मेरे हैंड्स ऑन कोर्सेज कंप्लीटेड हो। इंपॉर्टेंस समझ आ रही है इसकी? सर मेरा कैफ का एक पेपर पास नहीं है, मेरा कैफ का एक पेपर पास नहीं है, और मेरे हैंड्स ऑन कोर्सेज कंप्लीटेड हैं, तो शायद तब भी आर्टिकलशिप शुरू हो जाए। सर मेरे कैफ के 2 पेपर पास नहीं है, मेरे हैंड्स ऑन कोर्सेज कंप्लीटेड है, तो शायद आर्टिकलशिप तब भी शुरू हो जाए। मतलब कैफ के पेपर्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा जितने हैंड्स ऑन कोर्सेज को दे रहा है। तो गेटिंग माय पॉइंट? तो ये पहले कर लेना। सर यहां पे आ जाते हैं, अगर यहां पे आ जाते हैं तो इसमें अगर तुम लोग एक चीज नोट करो,
कि ये वाला जो इसमें जो एक हैंड्स ऑन कोर्स है ना, डाटा एनालिटिक्स और फिनटेक वाला, उसमें से कोई एक कोर्स करना पड़ता है एमएसए अनलॉक करने के लिए। सर मैंने बताया था 2 सीफैप के पेपर देते हो एमएसए 1 अनलॉक होता है, 2 सीफैप के पेपर देते हो एमएसए 2 अनलॉक होता है। सर अगर मैंने 2 सीफैप के पेपर दे दिए तब भी एमएसए अनलॉक नहीं होगा, मुझे एक हैंड्स ऑन कोर्स कंप्लीट करना है। फिर वो जो पीवीए है ना, वो 2 स्प्लिट किया हुआ है, एक किया हुआ है आर्टिकलशिप शुरू में, तो सीफैप के पेपर देने से पहले पीवीए पास करना पड़ेगा, और सर एमएसए कंप्लीट करने के बाद सीए का सर्टिफिकेट उठाने से पहले पहले पीवीए का दूसरा पेपर पास करना पड़ेगा। समझ कितनी चीजें। अब तुम लोग बोलोगे इतनी सारी चीजें हैं, ये हमें कैसे समझ आएगी? ये समझ आता है, ये समझ आता है, पीआरसी समझ आता है, फिलहाल के लिए अभी है। जब कैफ में आओगे ना फिर से ये पूरी काउंसलिंग होगी एक्सेप्ट पीआरसी। फिर जब सीफैप में आओगे ना तो पूरी काउंसलिंग होगी एक्सेप्ट सीफैप। डन हो गया? तो ये था तुम्हारे लिए सीए ओवरऑल जर्नी। कुछ सवाल है तो पूछना। सबसे पहले मैं जरा ऑनलाइन वालों के सवाल देख लूं, जरा सवाल। सर सीए में कोई ऐसा सब्जेक्ट, सुनना सर, सीए में कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना होता है? नहीं, कोई भी ऐसा पेपर नहीं है, कोई भी ऐसा पेपर नहीं है। ये हो सकता है कि हाँ सर सीए में कोई ऐसे पेपर है जिनकी अटेम्प्ट की लिमिट है, तो मैंने बताया पीआरसी में आपको 1 साल में पास करना है। पीआरसी में आपको जो फर्स्ट अटेम्प्ट दोगे ना उसके 1 महीने 1 साल में पास करना है। कैफ में आपको पर अटेम्प्ट जो है वो हर पेपर की 6 अटेम्प्ट मिलती हैं, एक पेपर की 6 अटेम्प्ट। तो सर क्या है, एक पेपर में 3-3 साल में पास करूंगा तो हो जाता है। इतना ज्यादा ड्यूरेशन देना सीफैप में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं। डन हो गया, सही हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। सर आर्टिकलशिप में वो हमारे आर्टिकलशिप में सर वो क्या क्या चीजें देख रहे होते हैं जो बेसिकली हमें हेल्प करती है, फैसिलिटेट करती है कि हम आर्टिकलशिप में इंडक्ट हो जाएं। सबसे पहले आपने कैफ और पीआरसी कितना जल्दी पास किया, सही है। वो ये देख रहे होते हैं ना कि जितना ज्यादा बंदा जो है फेल हुआ होता है या जितना ज्यादा बंदा रुका हुआ होता है, उसका मतलब ये है कि शायद उसका एप्टीट्यूड लेवल या उसका आईक्यू लेवल या उसके जो है ना वो स्किल सेट ज्यादा थोड़ी वीक है। ठीक है, हाँ ठीक है, मैं करवा दूंगा, जज़ाकल्लाह। हाँ, तो पहली बात तो ये हो गई, आपका कैफ जल्द से जल्द पास आउट होना चाहिए। पास हो गया, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपकी परफॉर्मेंस कैसी है कैफ में, अगर आपने कैफ में कोई गोल्ड मेडल या मेरिट सर्टिफिकेट वगैरह सिक्योर किया तो आपको हेल्प मिल जाती है, दूसरी चीज। तीसरी चीज, जब आपने एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट हो जाती है तो उसका मतलब है कि आपको इंटरव्यू के लिए इन्वाइट कर लिया गया है, तो हाउ यू परफॉर्म इन द इंटरव्यू एंड टेस्ट सेशंस वगैरह, ये चीज होती है। तो ये सब कैसे तैयार करवाते हैं मैं अब इस पे बात करता हूँ। चौथी चीज, आपका सीए से पहले की जर्नी, आपने इंटरमीडिएट कितने % पे किया है, आपकी जो कोई को करिकुलर एक्टिविटीज हैं सीए में, आपने सीए के अलावा कोई चीज पढ़ी हुई है नहीं पढ़ी हुई, आपने कोई इवेंट्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया है, कोई सीएसआर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है, टीसीएफ वगैरह में तुम लोगों ने इवेंट किए हैं कोई, तो ये सारी चीजें मैटर कर रही होती है। तो ओवरऑल पर्सनैलिटी भी जज कर रही होती है। तो ये सारी चीजें होती हैं। और फिर एक होता है रेफरेंस। रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस के यार एक अंडरटेकिंग चाहिए होती है कि यार बच्चा बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन मुझे ट्रस्ट नहीं है, तो क्या होगा कि हम बता देंगे भाई आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस का स्टूडेंट है और इसके जो ना एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग था, बच्चा हर चीज में पार्टिसिपेट करता था, पंक्चुअल था, हमने उसको एश्योरिटी दे दी, वो हम दे देंगे। वो जो कागज का टुकड़ा है जिसमें आपका लेटर हेड बना हुआ है उसमें हम लिख के अपना साइंड स्टैम्प दे देंगे, तो वो तो हमारी तरफ से हो जाएगा। तो हमारी तरफ से भी तुम लोगों को चाहिए होता ना, हमारी तरफ से जो मेन चीज होगी पता है क्या होगी? वो होगी हम तुम्हारे, जैसे अभी ये काउंसलिंग सेशन रखा है ना, हम तुम्हारे एक इंडक्शन सेशन रखेंगे। और इंडक्शन सेशन तुम्हारी मर्जी है कि तुम लेट सपोज उस वक्त कर लो जब तुम्हारी इंडक्शन हो रही हो या हर बार ले रहे हो। हम तो हर 6 महीने में इंडक्शन सेशन रखते हैं। तुम कैफ में हो, क्या 2 घंटे निकाल के इंडक्शन सेशन नहीं ले सकते? तो जितने ज्यादा इंडक्शन सेशन लोगे तो तुम्हें इतनी ज्यादा बातें सुनने को मिलेगी। हम लोग क्या करते हैं, इंडक्शन सेशन में हमारे फैकल्टी होते हैं जो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिनकी खुद की कहीं ना कहीं फर्म वगैरह में आर्टिकलशिप होगी, अभी इंडस्ट्री में बैठे हैं, वो आपको क्या बताते हैं, सीवी कैसे बनाते हैं, आपको सीवी बताते हैं। फिर आपको बताते हैं कवरिंग लेटर कैसे बनाते हैं। फिर आपको बताते हैं कि सीवी में जो सारे जो कंटेंट्स होते हैं कि वर्क ऑब्जेक्टिव कैसे लिखेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस को कैसे लिखेंगे, अगर काम किया हुआ है, कुछ कैफ के बच्चे होते हैं काम हम कर रहे होते तो वो कैसे लिखेंगे, स्किल सेट्स कैसे हाईलाइट करेंगे। फिर सीवी जो है ना स्टैटिक नहीं होती है, डायनामिक नेचर की होती है। अगर एक जगह सीवी भेज रहे हो और लगता है दूसरी जगह अलग नेचर की जॉब है, तो वहां सीवी भेजोगे ना उसको ट्वीक करोगे, कवर लेटर को ट्वीक करोगे, सारी चीजें सिखाई जाएंगी। फिर एक टीचर आपको बताएगा कि यार जो है वो जब टेस्ट में इंटरव्यू में बैठते हो तो इंटरव्यू में क्या क्या चीजें डूज एंड डोंट्स है। फिर एक टीचर आपको क्या बताएगा कि जो टेस्ट आते हैं, अलग अलग फॉर्म्स के टेस्ट आते हैं। एक होता है टेक्निकल टेस्ट, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपके पेपर से रिलेटेड सवाल होंगे कि अकाउंटिंग में क्या चीज होती है, फलां चीज हो गई, मैथ्स की, स्टैट्स की, जो वहां पे पूछा जाएगा ना। एक होता है पर्सनैलिटी बेस्ड सवाल।
ये मुश्किल होता है। टेक्निकल में तो ये ना ज्यादा बोल सकते हो, अभी मैं रिकॉल नहीं कर सकता, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे डिस्कस कर लूंगा। भाई नहीं याद रहा, वो तुमसे थोड़ी मेमोरी टेस्ट ले रहा है। लेकिन पर्सनैलिटी टेस्ट का क्या, वो तुमसे पूछेगा अपने बारे में बताओ मेरा नाम ओएस है, बोलेगा भाई वो तो सीवी में लिखा है, मैं कैफ पास हूं, तभी तो तू यहाँ बैठा हुआ है। ऑब्वियस चीजें स्टेट नहीं करनी है। तो ये पर्सनैलिटी जो टेस्ट सवाल होते हैं ना, ये बेसिकली थोड़े से इंटरव्यू में ना आपको प्रिपेयर करके जाने होते हैं। जो रिबेटल सवाल होते हैं, अपने 3 स्ट्रेंथ्स और 3 वीकनेसेस बताएं। मेरी वीकनेस ये है कि मुझे अंधेरे में डर लगता है। अबे भाई उसको क्या करना है तुम्हें, थोड़ी वो तुम्हें बल्ब जला के देगा, टेंशन नहीं है। तो ये मत बताओ कि अपने स्ट्रेंथ को वीकनेसेस करके दिखा दो। सर मैं किसी काम में लग जाता हूं ना, तो मैं इतना ज्यादा बिजी हो जाता हूं ना, मैं दिन देखता हूं ना रात देखता हूँ, इस चक्कर में ना मेरी लेट सेटिंग बहुत हो जाती है। दिल मुझसे वाह यार, ये तो 8 घंटे में 16 घंटे काम करके देगा। वीकनेस। तो आपको ये सारी चीजें ना ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये सेशंस हमारे होते हैं। अच्छा सर ये तो आपके फैकल्टी करा रहे हैं, वो तो इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं। पहली बात है वो पढ़ा नहीं रहे, वो इंडस्ट्री में भी होते हैं। अल्लाह का शुक्र है IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस की जो फैकल्टी है वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स है। मतलब जो आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ाएगा ना, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रैक्टिस करें। यहाँ से एक टीचर की आवाज आ रही होगी, वो मुर्तजा कायद है। वो मुर्तजा कायद है, उसकी अपनी टैक्स की फर्म है, तो वो टैक्सेशन पढ़ाते हैं। सर इब्राहिम है जो ऑडिट के डिलॉइट के, यानी कि यूसुफ आदिल के जो है वो डायरेक्टर है 14 साल से पिछले, और वो ऑडिट पढ़ाते हैं। हमारे पास सर मुजम्मिल मुनाफ हैं जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पे काम करते हैं, एसेट मैनेजमेंट पे काम कर रहे होते हैं, तो वो आपको MFA के सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, रेलेवेंट सब्जेक्ट्स पढ़ा देंगे। तो उनके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस, हैंड्स ऑन एग्जांपल्स, हैंड्स ऑन स्किल्स और नॉलेज मौजूद होती है कि आपको पढ़ा सके, सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं देंगे। तो पहली बात इंडक्शन में आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी। दूसरा, हम हर इंडक्शन सेशन में कोई ना कोई फर्म से लोग बुलाते हैं, इंडस्ट्री और फर्म से, क्योंकि वो तो रोजमर्रा आप जैसे लोगों को इंटरव्यू कर रहे होते हैं ना, जो कैफ कर आ रहे होते हैं, तो उनको देख रहे होते हैं, उनको पता होता है कि यार ये बच्चे क्या भंड मारेंगे, या बच्चे क्या ब्लंडर करेंगे, या बच्चे क्या लैकिंग कर रहे होते हैं। तो जब आपको सेशंस लोगे तो आपको वहां से हेल्प मिलेगी। वो सेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डन हो गया, समझ आ गई बात, सवाल का जवाब मिल गया। तो मैं आर्टिकलशिप में जो है इंडक्शन के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। इसके बाद आ जाते हैं ICAP की वेबसाइट। हाँ वो मैं तुम लोगों को डॉक्यूमेंट भेज दूंगा एग्जामिशन वाला, ठीक है। और कोई सवाल आगे आए। कलशिप में इंटर की क्वालिफिकेशन मैटर करती है। सर जी ऑनलाइन वालों को बुक्स भी गाइड कर दें, कहाँ से मिलेगी? कर देंगे ये बुक्स वगैरह वाली बात इंशाल्लाह सारी कर देंगे, कोई मसले की बात नहीं है। आफाक कबीर, देखो मिथ होती है बहुत सारी, सच भी हो सकती है झूठ भी हो सकती है, मैं कोई कंक्लूसिव बात नहीं करूंगा। लोग कहते हैं कि यार आर्टिकलशिप में जो है वो A लेवल के स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस मिलती है और इंटरमीडिएट वालों को प्रेफरेंस नहीं मिलती। सुनते हैं, अब तुम आगे सुनोगे, मैंने कभी देखा नहीं है, तो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। क्या पता करते हो, क्या पता नहीं करते हो। देखो एक होते एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक होते इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स को कैसे कंट्रोल कर लोगे? अगर कहीं जलजला आ रहा है अल्लाह ना करे और जमीन खुल रही है, तो तुम ऐसे पकड़ के जमीन जोड़ नहीं सकते। एक्सटर्नल फैक्टर्स तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम वहीं पे खड़े हो और टांगे खुल रही है, या तो भाई यहां चले जाए या यहां चले जाए, वरना बीच में जाए। तो इंटरनल फैक्टर तुम्हारे हाथ में, डिसीजन मेकिंग तो तुम्हारे हाथ में। अगर इंटरमीडिएट कर लिया है तो अल्लाह माफ करे, अल्लाह ने कोई गुनाह तो नहीं किया है ना, कोई गुनाह तो नहीं किया है ना। तो सर मैं ये जो CA PRC और कैफ में जो मेरे पास 2 साल हैं, तो मैं बैठ के कुछ कोर्सेज वगैरह कर लेता हूँ, मैं कुछ इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर लेता हूँ, मैं IQ का एम्बेसडर बन जाता हूँ। मेरी कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, प्रेजेंटेशनल स्किल्स को मैं डेवलप कर लेता हूँ। सर मैं कोई सर्टिफिकेट हासिल कर लेता हूँ, मैं इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन में चले जाता हूँ, मैं लेके जाऊंगा, चलना साथ में। सर ये PB का कोर्स इसको मैं बेहतरीन तरीके से करता हूँ, मैं MS ऑफिस के कोर्स को बेहतरीन तरीके से करता हूँ। जब मैं इंटरव्यू में सामने बैठूंगा, आई कांटेक्ट करके बात करूंगा, तो वो क्या पूछेगा कि A लेवल किया है कि नहीं किया? वो कैसे पूछेगा? पूछ ही नहीं सकता। तो ये तो तुम्हारे हाथ में ना। तो इंटरमीडिएट और A लेवल वाली बात पे मैं कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करूंगा, मुझे नहीं पता, मैं इंडिफरेंट उस चीज पे, क्या पता करते हो क्या पता नहीं करते हो। लेकिन एक जो तुम्हारे स्किल सेट है, अगर तुम जाके, अगर वो जो बंदा बैठा होगा वहां पे इंटरव्यूअर, उसको इस चीज से गर्ज है तुमने A लेवल किया है, उसको इस चीज से गर्ज है कि यार ये मेरे पास काम कैसा करेगा, तो ये चाहता है ना हर बंदा ऐसा काम करे कि मुझे फायदा हो। तो क्या पता A लेवल का बच्चा बैठा हो, चिल बैठा हो, यूं करके बातें कर रहा हो, और एक बच्चा अटेंटिव बैठा है, बोला नहीं यार मेरा मिशन है, मैं ये करूं वो करूं, क्या यार एनर्जी इसके अंदर, इसको लो। पागल तो नहीं है ना इंटरव्यूअर भी? अगर वो A लेवल को तरजीह दे रहा है तो वो किस लिए दे रहा होगा कि यार ज्यादा डेवलप्ड हो गए, तुम उनसे ज्यादा डेवलप्ड हो जाओ। कोई ऐसा तो ना पर लेके उतरे थे आसमान से, हमारे जैसे ही है। बात समझ आती है? ऑनलाइन वालों कोई मसला इसमें? कोई मसला, कोई चीज रिपीट करनी है तो बता दो, मैं कर दूं, वरना फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। हैंड्स ऑन कोर्सेज इंटरनल होते हैं,
3 हैंड्स ऑन कोर्स है, ये 2 हैंड्स ऑन कोर्स है, और जो फिनटेक वाला जो ना ये हम लोग करवाते हैं। पीवीई आई कैप की तरफ से होता है, तो इसमें हमारी असेसमेंट होती है, आई कैप बस आप पे मॉनिटर कर रहा होता है, आपकी अटेंडेंस जा रही होती है कि भाई बच्चा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, आपकी जो प्रेजेंटेशंस वगैरह होती है वो रिकॉर्ड होकर जा रही होती है। फिर आई कैप अचानक से कभी छापा मार लेता है हम क्लासेस रख भी रहे कि नहीं रख रहे। फिर इसके अलावा जो है एमएस ऑफिस में तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, तो वो देख रहे होते हैं कि यार बच्चे टेस्ट वगैरह दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, सारी चीजें हमारे इंटरनल टेस्ट वगैरह असाइनमेंट्स वगैरह हो रहे होते हैं, तो इसके थ्रू जो है ना वो चेक इन बैलेंस होता है। ये था। और कोई सवाल? कोई सवाल तो पूछ लो, कोई पीआरसी वगैरह की कोई जर्नी में कोई मैं बात मिस कर गया हूं, इतनी सारी चीजें लिखी, कोई चीज मिस कर गया बता दो, कोई बात देख लो। ऑनलाइन वालों को कोई सवाल हो तो बता दो। सर ये कैप में जब हम हैंड ऑन कोर्सेज करेंगे, साथ ही साथ हमारे कैप के पेपर्स भी हो रहे होंगे, तो ये विद द हेल्प ऑफ इंस्टीट्यूट बैलेंस होके चलेगा क्योंकि हम साइमल्टेनियसली कर रहे हैं? अच्छा सवाल है, गुड। देखो, एक बच्चा कह रहा है कि यार मैं 4 पेपर पढ़ रहा हूँ, एक बच्चा कह रहा है मैं 4 पेपर पढ़ रहा हूँ, और एक बच्चा बोल रहा है मैं 3 पेपर पढ़ रहा हूँ। तो 3 वाले ने डिसाइड कर लिया कि यार मैं 3 पेपर दे सकता हूँ, 4 वाले ने डिसाइड किया मैं 4 पेपर दे सकता हूँ। लेकिन उन्होंने कैसे डिसाइड किया? कोई पीछे बेस तो नहीं थी ना, डिसाइड कर लिया। एक बंदे ने बोला मैं 4 पेपर के लिए एफर्ट कर लूंगा, एक ने बोला मैं 3 के कर लूंगा। जैसे ही दोनों आगे बढ़े, 3 वाले को फील हुआ कि मैं 4था पेपर उठा सकता हूँ, 4 वाले को फील हुआ कि यार मुझे लगता है कि मुझे एक पेपर ड्रॉप कर देना चाहिए। इट्स योर डिसीजन मेकिंग, आप हमसे सजेशंस ले सकते हो, बट ये जो पूरी जर्नी है ना ये आपको प्लान करनी पड़ेगी। एक बच्चा बोल रहा है कि मैं सर 4 महीने में, मुझसे अक्सर पेरेंट्स आके पूछते हैं, मुझे नहीं पता इनको कौन फीड करता है क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को ट्राई करने देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो 4 से 3 कर लेगा, 3 से 2 कर लेगा, लेकिन अगर वो अटेम्प्ट ही 2 करेगा तो उसका मतलब है वो अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर रहा। भाई मुझसे एक सवाल पूछा जाता है कि पीआरसी के जो 5 पेपर हैं वो स्प्लिट करके दे दे। मेरा सवाल ये है कि भाई तुम अप्रैल में पढ़ रहे हो ना, अप्रैल अटेम्प्ट के लिए पढ़ रहे हो, तुम पता है एग्जामिनेशन फीस कब पे करते हो? अप्रैल के फर्स्ट वीक में। सर मैं अप्रैल में पेपर दूंगा, एग्जामिनेशन फीस अप्रैल के फर्स्ट वीक में पे करूंगा जी। तो तुम्हारे पास 3 महीने हैं, तुम 3 महीने पढ़ लो, 3 महीने पढ़ लो, और उसके बाद तुम्हें अगर फील होता है सर मैंने 5 पेपर पढ़े थे, मेरे 3 पेपर की अच्छी तैयारी हो गई, 2 पेपर में मजेदार नहीं हुए, तो क्या करोगे? 2 पेपर मत, एग्जामिनेशन फीस मत देगा ना, तुम्हारे पैसे जाए हुए नहीं, तुम्हारा टाइम जाया हुआ नहीं, हाँ तुमने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लिया। फिर क्या होगा, तुमने अप्रैल में 3 पेपर दिए और तुम अगली अटेम्प्ट में यानी कि मई में तुम फौरन से 2 पेपर दे सकते हो, रीजन बिंग तुम ऑलरेडी तैयार कर चुके थे। 1 महीना एक्स्ट्रा तुम्हें पढ़ना है, तो सर इंस्टीट्यूट क्या हेल्प करेगा, हम तुम्हें पोर्टल का एक्सेस दे देंगे, 1 महीने एक्स्ट्रा दे देंगे, और जो एग्जिस्टिंग जो कोई क्लास चल रही हो जून बैच की, मई बैच की, उसमें आके बैठ जाना, सर कोई एक्स्ट्रा पैसे तो चार्ज नहीं करेंगे। इतनी चिंदी चोरी कौन करता है यार, हमारे ही बच्चे हैं, 1 महीने एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, 2 महीने एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, तुमसे एक्स्ट्रा फीस थोड़ी चार्ज करेंगे। यहाँ पे कोई ऐसा चक्कर नहीं है, मैं सिर्फ आईक्यू की बात नहीं कर रहा, हर इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ। ये टेंशन नहीं होती है, टेंशन ये होती है कि मेरी डिसीजन मेकिंग क्या है, मैं अभी काम उठाऊंगा ना तो आगे जाके मेरे ऊपर सर पे ज्यादा आएगी। हमेशा सीए में याद रखना, अभी से ज्यादा पिक कर लोगे ना और चीजों को सही से लेके चलोगे तो आगे जाके जो ना आसानी ही होगी, ये चीज याद रखना। अगर लेट्स सपोज तुमने कैफ के 4 पेपर दिए, अल्लाह ना करेगा उसमें से एक पेपर भी रुक जाता है, तो उस बच्चे से बेहतर होगा जिसने 3 पेपर दिए थे। क्यों? सर मेरा मतलब मेरे पास 3 पेपर है, लेकिन मुझे जो चौथा पेपर है ना ऑलमोस्ट रेडी है मेरा, अब अगली बार मुझे कम एफर्ट्स पुट इन करके उसको पास करना है, ये बात है। सर सुना है, हाँ बिल्कुल सही सुना है। अब देखो, अब मैं तुमसे जो बातें कर रहा हूँ ना वो मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ जो रियलिटी में होता है, ये तो हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली। सर बच्चे पीआरसी में भी फेल होते हैं, पीआरसी कितना आसान है, सर बच्चे पीआरसी में भी फेल होते हैं। सर बच्चे इंटरमीडिएट में भी फेल होते हैं, इंटरमीडिएट तो बहुत आसान है। सर बच्चे मैट्रिक में भी फेल होते हैं। तो फेलियर का डिफिकल्टी से कुछ लेना देना देता, डिफिकल्टी से लेना देना होता है मेरी अपनी पर्सनल प्रोग्रेस का। लेट सपोज किसी पेपर का रिजल्ट आता है 30%, किसी का आता है 13%, तो 13% वाला ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन उस डिफिकल्टी के पीछे वजह क्या थी कि उसमें एक्स्ट्रा जो है वो 17 बच्चे कैसे फेल हो गए, 17% बच्चे कैसे फेल हो गए। तो आंसर लाइज विद इन के यार वो पेपर कौन से नेचर का था। अगर वो थियोरेटिकल नेचर का था तो हमारे यहाँ इंटरमीडिएट का बच्चा ना मेहनत करने को बहुत तैयार होता है, लेकिन वो स्किल्स डेवलप करने को तैयार नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली मैं खुद इंटर कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, तो मैं तुम सबके साथ हूँ, जब मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ। तो हमारे इंटरमीडिएट का जो बच्चा होता है ना उसका सबसे बड़ा मसला ये होता है उसकी थ्योरी स्ट्रांग नहीं होती है, उसकी ड्राफ्टिंग स्किल्स अच्छी नहीं होती है। होता क्या है कि हम लोग अकाउंटिंग में बहुत अच्छे होते हैं, पास पेपर के सवालात कर रहे होते हैं, गैस पेपर के सवालात कर रहे होते हैं, टीचर अलग अलग से सवालात आके दे रहा होता है, हम कर रहे होते हैं इंटर कॉमर्स वाले। लेकिन जो जब आता है ना इंग्लिश का पेपर आता है तो हम क्या करते हैं, हम पास पेपर देखते हैं, हम बोलते हैं यार ये वाला पैराग्राफ आया था 2013 में, ये वाला आया था 2015 में, 2019 में, तो 2022 में यही आएगा, हम बाकी सारे पैराग्राफ छोड़ देते हैं। तो हमारी रीडिंग कैपेबिलिटीज अच्छी नहीं होती है, राइटिंग कैपेबिलिटीज अच्छी नहीं होती है, ड्राफ्टिंग स्किल्स अच्छी नहीं होती है।
तो हमारी इंग्लिश ही डेवलप नहीं हो पाती है, तो हम लिख ही नहीं पाते, थियोरेटिकल पेपर में हम लोग ज्यादा फेल हो रहे होते हैं। और कॉमर्स का बच्चा ज्यादा, सॉरी इंटरमीडिएट का ज्यादा बच्चा सीए में होता है। तो जो 13% बच्चों में से जो मेजोरिटी पास हुए होते हैं ना, वो ए लेवल का स्टूडेंट होता है, क्योंकि उनकी ड्राफ्टिंग स्किल्स अच्छी होती है, वो लिखते बहुत है, प्रैक्टिस बहुत करते हैं। और दूसरा मसला क्या है, हमारे चेकिंग भी नहीं होती इंटरमीडिएट में सही से, इंटरमीडिएट में चेकिंग ही नहीं होती है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। पता चला हमारे जो रिजल्ट आया, जाके चेक किया तो हमारी कॉपीज ही नहीं निकली, तो कॉपीज ही नहीं थी तो चेक क्या किया था भाई तुमने? तो ये होता है, ये हकीकत है। अब इसमें कोई बच्चा है वो कहता नहीं सर ये तो आप ओवरऑल जनरलाइज कर रहे हैं चीजों को, मैं तो बहुत अच्छा लिखता हूँ। अगर कोई बहुत अच्छा लिखता है तो दैट्स गुड फॉर हिम और हर, लेकिन मैं तो जनरल बात करूंगा ना, हमारी ड्राफ्टिंग स्किल्स अच्छी नहीं होती है, तो तुम सीए को कैसे ब्लेम कर सकते हो? अपनी ड्राफ्टिंग स्किल्स अच्छी करो। फिर लेट्स सपोज हमारी जो है वो कंसिस्टेंसी नहीं होती है, हम इंटरमीडिएट वाले होते हैं, हम पहले दिन नए नए बिल्कुल पप्पू बच्चे होते हैं, तो हम लोगों को लगता है कोर्स ज्यादा है, डर लग रहा है, सारी चीजें। एक महीने के बाद जब हम जरा टेबल ऑफ कंटेंट देखते हैं, पास पेपर्स देखते हैं, तो पता क्या चलता है, अरे उस्ताद ये तो चीजें रिपीट हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ ना, 50% कोर्स हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये तो जिंदगी में कभी चेक नहीं हुआ, तो ये आगे भी कभी टेस्ट नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या होता है, मैं जब देखता हूँ ना रिपीटेशन तो है लेकिन चॉइसेस भी हैं, तो बोलते हो अच्छा 5 सवाल तो करने हैं, 3 तो करने नहीं है, तो वो टॉपिक्स भी हटा देता हूँ कि ये तो मैं चॉइस पे छोड़ दूंगा, तो मेरा कोर्स बच जाता है 30%। अब मुझे एक बात बताओ कि 100% कोर्स 30% कोर्स में कन्वर्ट कर दोगे तो आखिरी के 1 महीने में पढ़ा जा सकता है, लेकिन सीए में ऐसा नहीं है, ना रिपीटेशन है ना चॉइसेस हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अपने इंटरमीडिएट लेवल पे ना बेसिक लेवल के सवाल बहुत आते हैं। तुम में से प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट कौन है? प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट तुम लोगों ने जब तुम्हारे पास सवालात आते होंगे, तुम्हारे पास डेफिनेशंस भी आती होंगी। अब पेपर में डेफिनेशन कौन पूछता है यार? वो तो बंदा रट के आया ही होगा। पेपर में आप उसको एप्लीकेशन, यूजेज, इंप्लीमेंटेशन वगैरह पूछो ना, आपको रियल लाइफ एग्जांपल दो। तो सीए में कभी भी नहीं आएगा कि एग्जाम डेफिनेशन, बिजनेस की डेफिनेशन क्या है, ऐसे नहीं पूछेगा कोई भी। वो आपसे पूछेगा सवाल कि भाई ये बिजनेस सिनेरियो है, इसमें फला नुकसान हुआ, ये हुआ, तो आप बताओ क्या क्या रीजन हो सकते हैं कि बिजनेस फ्लॉप। बंदा सर पकड़ के बैठ जाए, क्या पूछे। उन्हें मीम आता है आपके पास कि यार 2+2 जो है वो 4 होता है, और जो पेपर में सवाल आता है कि अर्थ से लेके मून तक का डिस्टेंस बता दे। तो वालेकुम अस्सलाम। तो ये सारी चीजें जो बेसिकली आपको मोटिवेट कर रही होती है कि आप जो ना ज्यादा पढ़ो। तो सीए में क्या होता है, कंसिस्टेंसी चाहिए। आपके पास अगर 180 दिन है, मतलब 6 महीने, तो फिर 180 दिन पढ़ना है, एक दिन भी वेस्ट नहीं करना है। सही है, किसी दिन कम पढ़ लो, संडे के दिन में सिर्फ 1 घंटा पढ़ लो, लेकिन 180 दिन पढ़ना है। फिर दूसरा क्या है, डे 1 से पढ़ना है तो डे एंड तक पढ़ना है। सर 2 घंटे पढ़ो, अच्छा पढ़ो, क्वालिटी पढ़ो। सर पास्ट पेपर सॉल्व करो, आप डिफिकल्ट लेवल के सवाल आते, अपने दिमाग को जरा तोड़ाओ ना। क्या लेट्स सपोज सर ने अगर 2015 का सवाल कराया था, 2016 को छुड़वा दिया, 2016 का सवाल ट्राई करो, ताकि मेरे थोड़े से दिमाग की थोड़े से ना वो एक्सपेंशंस जो है ना, वो सॉरी मेरे जो होराइजन है वो एक्सपेंड करे, कि मेरा दिमाग भी सोचने पे मजबूर हो। हम सोचने पे मजबूर नहीं हो रहे होते, तो हम इंटरमीडिएट वाले फेल हो रहे होते हैं। तो पहले क्या होता है, शुरू के 6 महीने मैं आपको बता रहा हूँ, लिख लो मुझसे। मैं अभी भी क्लास में जाता हूँ ना कैफ की, मैं बच्चों से पूछता हूँ कि भाई 2 घंटे रोज कौन पढ़ता है, एक भी हाथ नहीं उठता। तो मैं तुम लोगों को अभी यहाँ पे बोल रहा हूँ 2 घंटे पढ़ लो, तुम लोग आगे नहीं पढ़ते। 6 महीने साल तो लोग जो ना रियलाइजेशन में लगा देते हैं कि मैं पहले एकेडमिक ईयर में पढ़ता था, मैं 6 महीने 12 महीने होते थे मेरे पास पढ़ने के लिए, अब मेरे पास पूरे 5 भी नहीं। क्लासेस तुम्हारी 4 महीने चलेंगी, 5वें महीने तुम जाके पेपर दे दोगे, तो 4 महीने जहां तुम 12 महीने पढ़ रहे थे, मतलब 3 गुना कम हो गए तुम्हारा ड्यूरेशन। तो सर इंटरमीडिएट में तो 4 महीने में हम एंजॉय कर रहे थे, हलवा पूरी खा रहे होते थे, उसके बाद एहसास होता था कि कॉलेज नाम की भी कोई चीज है। तो यहाँ तो 4 महीने में पेपर आके खड़े हो जाएंगे। तो ट्रांजिशन, तो शुरू के 6 महीने साल तो हम ऐसे जाया कर देते हैं, हमें एहसास ही नहीं होता है। तो फिर एहसास होता है, फिर उसके बाद सीए शुरू करते हैं। फिर अगर किसी ने तरीके से शुरू कर लिया तो उसका सीए ड्यूरेशन वाइज हो जाएगा। तो उसने सीए कितने किया, 5 साल की जगह कितने साल में किया, 6 साल में। तो क्या उसने 6 साल में किया, नहीं उसने 5 साल में किया, 1 साल उसको रियलाइजेशन का लगा है। कुछ जो उनको 1 साल का रियलाइजेशन का टाइम लगता है, फिर 6 महीने उनको चीजों को गैदर करने में लगता है, अपनी ड्राफ्टिंग स्किल्स बेहतर करते हैं, अपनी जो है कंसिस्टेंसी, कम्युनिकेशन वगैरह सारी चीजें, उसमें उनको टाइम लगता है। तो 6.5 साल में सी हुआ। तो सर 6.5 साल में सी नहीं हुआ, 5 साल में सी हुआ। फिर कुछ चक्रों में लग जाते हैं, हमारे बड़ा मसला है इसमें। तुम लोगों का ना, तुम्हारे वालिदैन ना तुम्हारे उस्ताद, तुम्हारी अपनी पावर अपने हाथ में होनी चाहिए। तुम्हें किसी की नीड नहीं है, किसी को तुम्हारी नीड नहीं है। स्टैंड अलोन चलो, यकीन जानो, यहाँ पे खड़ा हूं, तुम मुझसे 6 साल बाद जाके मिलना और मुझे बताना कि अभी तुम्हारी दोस्तियां वहां पे रहती है कि नहीं रहती, कोई साथ नहीं होता। तो अपने लिए काम करो, अपने वालिदैन के लिए काम करो। तो जब 6 साल के बाद, 7 साल के बाद, जब तुम्हारा इंशाल्लाह बोलो इंशाल्लाह, 6 साल के बाद, जब 5 साल के बाद इंशाल्लाह बोलो, 5 साल के बाद इंशाल्लाह जब तुम्हारा चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाएगा ना, तो मिल जाएगी। सही है।
तो इन सब चीजों को कभी नहीं पढ़ना, मैं बता रहा हूँ, हाथ जोड़ के बता रहा हूँ। उसके बाद भी होता है कि बच्चे लग जाते, तो इसमें जितना टाइम जाया होता है ना, ये सब हम लोग अकाउंट फॉर नहीं कर रहे होते, हम सीधे अकाउंट फॉर कर रहे होते हैं कि यार बच्चे फेल हो गए। तो बच्चे फेल होने की वजह क्या है? उसमें एक वजह होती है सी का पेपर बहुत डिफिकल्ट होता है, उसमें होते हैं, लेकिन वो शायद होते होंगे 10, 15, 20%। तो सर रिजल्ट तो 80% आना चाहिए। तो सर रिजल्ट 20% क्यों आ रहा है? तो बीच में जो 60% के जो मसले मसाइल है ना, वो कोई अकाउंट फॉर नहीं कर रहा होता, वो हमारी साइड से होते हैं, स्टूडेंट की साइड से होते हैं वो। तो अगर बच्चा उस पर काम करना शुरू करे तो चलो 60% नहीं 30% तो कवर कर लेगा, तो रिजल्ट 50% आ जाएगा इंशाल्लाह। हर 2 में से एक बच्चा पास कर रहा होगा, तो सर ये अच्छी परसेंटेज है। पीआरसी में भी मैं बताऊं 60% रिजल्ट है, तो सर पीआरसी में कौन फेल होता है? तो वही फेल होता है। मैं अपनी क्लास में बैठा होता हूँ, क्लास में नहीं आ रहे होते, तफरियां कर रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, बच्चों की तरह हरकतें कर रहे होते हैं, लाड प्यार करवा रहे होते हैं टीचर्स से कि सर आप बता दीजिएगा, यूं कर दीजिएगा। हम तो कर देंगे, हमारी, मुझे थोड़ी पेपर देना जाके। मैंने अपना दिसंबर बैच का पीआरसी पढ़ाना शुरू किया था, और मैंने पढ़ाना शुरू किया था नवंबर में पढ़ा मैंने, 1 महीने में पीआरसी पढ़ाया है। तो 1 महीने में मैंने 3 दफा पीआरसी पढ़ा दिया। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ना था उन्होंने 1 दफा भी नहीं पढ़ा है। तो मुझे थोड़ी जगह पेपर देना, अच्छा मैं 3 दफा पढ़ा रहा हूँ ना, फिर तुम्हारे अप्रैल वाले बच्चे ना, मेरा हाथ साफ हो रहा है, मैं ज्यादा से ज्यादा बेहतर नई टेक्निक्स ला पा रहा हूँ ना, कि और ज्यादा बेहतर पढ़ा पाऊँ। लेकिन इससे मेरा फायदा हो रहा है, इससे मेरा पर आवर बढ़ रहा है। जैसे जितना अच्छा पढ़ाऊंगा उतना जाके बोलूंगा भाई मुझे और पैसे दो। तुम लोगों का फायदा क्या है? तुम लोग अपना फायदा देखो ना, सेल्फिश बन जाओ पढ़ाई के मामले में। मैं सामने से कह रहा हूं, कोई बोले कितना सेल्फिश है यार ये तो अपने लिए। वो सेल्फिश नहीं है, वो अपने माँ बाप के लिए काम कर रहा है, उसकी प्रायोरिटी स्ट्रेट है। वो अपने माँ बाप के लिए काम कर रहा है, अपने भाई बहनों के लिए काम कर रहा है, अपनी फैमिली के लिए काम कर रहा है। तो सेल्फिश नहीं है। अगर मैं दोस्तों को टाइम दूंगा तो मेरे माँ बाप बोलेंगे तू सेल्फिश है, तो दोस्त कैसे बोल सकते तुम सेल्फिश हो? तो वो दोस्त ही नहीं, छोड़ दो, टेंशन ही नहीं है। कितने यार दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं, तुम्हें वही 3 लोग मिले हुए जो साले तुम लोगों का टाइम खराब कर रहे हैं। ऑनलाइन वालों कोई सवाल? अप्रैल में ही पेपर दे सकते हैं पीआरसी की, हर मंथ भी दे सकते हैं? ईशा देखो, रजिस्ट्रेशन के 3 महीने तक पेपर नहीं दे सकते। तो रजिस्ट्रेशन के 3 महीने का मतलब यह है कि उस महीने को हटा देना जिस महीने में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मसला सारा यही होता है। मैं अगर 3 महीने कह रहा हूं, दिसंबर को काउंट कर लेते हैं, तो पूरे 75 दिन भी नहीं बनते। 3 महीने का मतलब यह है जनवरी, फरवरी, मार्च में तुम पेपर नहीं दे सकते, तुम अप्रैल में पेपर दे सकते हो। तो अप्रैल का मतलब ये हुआ कि 30, 60, 90 दिन उसके, और 20 दिन दिसंबर के। तो यही हमारे पढ़ाई का ड्यूरेशन है। हम पढ़ेंगे 110 दिन, हम पढ़ेंगे 110 दिन, उसमें एक कोर्स 1 नहीं 2 नहीं 3 दफा कवर करा देंगे। पेपर पास तुम लोगों को करना है। और मैंने बता दिया, अभी से मैं बता रहा हूं, रोज पढ़ो, 2-2.5 घंटे पढ़ो, वो पढ़ो जो रेलेवेंट है। बेसिक चीजें नहीं पढ़ो, वो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं ना। अब तुम जाके वही पढ़ो भाई बिजनेस क्या है, गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है, या अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। नहीं भाई, तुम अकाउंट्स के, फाइनल अकाउंट्स के सवालात करो, तुम बैंक रिकॉन्स बनाओ, तुम करेक्शन ऑफ एरर करो। इकोनॉमिक्स में तुम देखो कि ग्राफ्स कैसे बनाते, ग्राफ्स का काम करो। सर मेरी राइटिंग ये है कि मैं 1 लिखता हूं वो 2 बन जाता है। तो अपनी अपनी जो है वो ग्राफिकल स्किल्स को अच्छा करो, डायग्राम बनाओ, स्केल से बनाओ, चीजों को पॉइंट करो। वो जो ग्राफ शीट आती है वो 10 बॉक्सेस में डिवाइड होती है, तो तुम्हारा ऐसी कैलकुलेशन होनी चाहिए कि हर जो बॉक्स है वो सही जगह पे जाके पॉइंट हो रहा हो। तो सर ये कैसे होगा? अल्लाह से दुआ करूंगा हो जाएगा। नहीं भाई, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चार्ट शीट्स खराब करो, एक बनाओ खराब, दूसरी बनाओ खराब, परफेक्शन आएगी। तो परफेक्शन कैसे आती है? प्रैक्टिस से। सर सुनते रहते हैं, सोशल मीडिया पे स्टेटस लगाते हैं, व्हाट्सएप का देखो ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो अबे कर तो सही, पहले लिखने से थोड़ी होती है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को कंबाइंड एफर्ट्स करनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी, ठीक है, उसके बाद प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर मैंने लेट्स सपोज कोर्स को 100 घंटे पे तोड़ा हुआ है, मुझे 100 घंटे में कोर्स करना है, और मुझे 10 दिन, सॉरी मैंने उसको 20 दिन पे तोड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे 1 घंटे में 5 घंटे एक दिन में 5 घंटे पढ़ना है। सही है, 1 दिन में 5 घंटे, 10 दिन के बाद मेरा कितना कोर्स कंप्लीट होने जाएगा? 50%। अगर मेरा कोर्स 40% कंप्लीट है ना, इसका मतलब है कि मैं बिहाइंड द शेड्यूल हूं। तो 3 हिस्सों में तोड़ो, अहेड ऑफ शेड्यूल, बिहाइंड द शेड्यूल और ऑन शेड्यूल। तो ऑलवेज बी ऑन अहेड ऑफ शेड्यूल। 10 दिन के बाद तुम्हारा कोर्स 60% कंप्लीट होना चाहिए, कि अगर अल्लाह ना करे कोई मैयत मौत हो जाए, या फिर अगर कोई घर में कोई शादी वगैरह आ जाए, तो क्वेश्चन पीरियड तो है आपके पास। मैं ऑन शेड्यूल चलूंगा, बस 5 घंटे पढ़ लिया ना, 5 घंटे पढ़ लिया, हिम्मत है 5.5 घंटे पढ़ो। अपनी कैपेसिटीज को तो इंक्रीज करो, अपने एप्टीट्यूड को तो बढ़ाओ। तेरा भाई 1 बर्गर खा सकता है एक निशिस्त में, वो मैं 2 खा सकता हूँ। इसमें तो पेट को बड़ा कर सकते हैं, माशाल्लाह मेरा भी पेट बहुत बड़ा है लेकिन हम लोग अपने दिमाग की सलाहियतों को क्यों नहीं बड़ा कर सकते? इसको तो साइज भी नहीं बढ़ता। अल्लाह का शुक्र है कि वरना दिमाग अजीब सा हो जाता, मोजे जो जैसा हो जाता। तो इसमें तो दिमाग का साइज भी नहीं बढ़ रहा आप लोगों का। आप लोग दिमाग की सलाहियतें बढ़ाओ।
तो दिमाग की सलाहियत कैसे बढ़ती है? भाई मैं भागता हूं, अगर मैं भागता तो मेरा स्टैमिना एंड्योरेंस बढ़ता है, अगर मैं ज्यादा बढ़ता हूं ना तो मेरे दिमाग का स्टैमिना एंड्योरेंस बढ़ता है। सिंपल सी बात है ना। कि एग्जांपल ऐसे ले लो कि लेट्स सपोज अगर मैं और ये बंदा एक पार्क में हम लोग जॉगिंग करते हैं और मैं वॉक करता हूँ, ये जॉग करता है, 6 महीने के बाद स्टैमिना किसका ज्यादा होगा? 2-2 घंटे ही चलते, सेम 2 घंटे मैं चलता हूँ, 2 घंटे ये जॉग करता है, सेम टाइम पे सेम दिन पे। 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद किसका स्टैमिना ज्यादा होगा? इसका। एंड्योरेंस किसका ज्यादा होगा? इसका। एंड्योरेंस मतलब कुव्वत बर्दाश्त इसकी ज्यादा होगी। स्वामी तो हाँ फूलने लगती होगी इसके। तो क्यों? इसका दिमाग सीए कर रहा था और मेरा दिमाग बीकॉम कर रहा था। मैं ज्यादा टाइम पे कम पढ़ूं, मैं कम टाइम पे ज्यादा पढ़ूं, तो किसकी दिमागी सलाहियतें खुलेंगी? चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो इसमें तो मुझे तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। 24 घंटे तुम्हारे पास भी हैं, 24 घंटे उन बच्चों के पास भी थे जो फेल हुए थे, 24 घंटे उन बच्चों के पास भी थे जो पास हो गए थे। तो कोई अलग तो नहीं थे ना। तो तुम डिसाइड करो कि ये वाले बच्चे बनोगे या ये वाले बच्चे बनोगे। सर काइंडली बता दीजिएगा कि आर्टिकलशिप के लिए अटेम्प्ट्स मैटर करती है? हाँ बहुत मैटर करती है आफाक, बहुत मैटर करती है कि जितना जल्दी तुम क्वालिफाई करोगे उतना जल्दी तुम्हें जो है उतनी अच्छी तुम्हें फर्म या इंडस्ट्री मिल जाएगी। 2 क्वेश्चंस सर। फर्स्ट के कितनी परसेंटेज से आप क्लियर करते हैं? डज दैट मैटर फॉर आर्टिकलशिप? कितनी परसेंटेज से आप कैफ क्लियर करते हैं? कैफ की परसेंटेज नहीं होती ना, सबसे अच्छी बात है। नहीं ना, अल्लाह का शुक्र है कि कैफ में जो है वो परसेंटेजेस नहीं होती आपको। हाँ ये है कि थोड़ी बहुत गुंजाइश होती है कि अगर आपके 8 पेपर्स हैं, आपने 2 पेपर्स शायद फेल कर दिए लेकिन वो अगले टाइम में पास कर लिए, तो इंस्टेड 8 की जगह आपने 10 पेपर दिए, मतलब 2 पेपर एक्स्ट्रा दिए ना फेल करके, तो मिल जाती है अच्छी फर्म। लेकिन अगर माशाल्लाह 8 के 8 पेपर एक दफा फेल किए हैं और 16 पेपर्स दिए हैं तो थोड़ा सा मसला हो जाता है। उसके अलावा सर एचओसी इंटरनल है, तो इज देयर एनी चांस कि हम पीआरसी के साथ कोई एक कोर्स कर लेते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मैं बोलूंगा ना तो तुम लोग लगेगा बेच रहा है कि एक और कोर्स चिपका रहा है। बहुत अच्छा सवाल है। नहीं मैंने आई ईमेल्ड इट टू आईकैप, आई हैव दिस इन रिटन। मैंने आईकैप से पूछा कि पीआरसी के स्टूडेंट कैफ का कोर्स कर सकते हैं? पहला सवाल, दे सेड यस। दूसरा सवाल मैंने पूछा सर कैफ के स्टूडेंट ये डाटा एनालिटिक्स, दे सेड यस। थोड़ा फायदा पता है क्या है? पीआरसी आसान है तो तुम्हारे हैंड्स ऑन कोर्स पहले हो जाएंगे, कैफ में चक्कर खत्म हो जाएगा। दूसरा सवाल, सर डाटा एनालिटिक्स ये ना तुम्हें कहां से हेल्प करेगा? तुम्हें आर्टिकलशिप से हेल्प करेगा। ये तुम्हें आर्टिकलशिप से हेल्प कर देगा। अगर तुम कैफ में, तुमने कैफ के आखिरी पेपर दे दिए, अब तुम दुआएं करोगे मेरा कैफ क्वालिफाई कर जाए, रिजल्ट आता है 1.5 महीने के बाद, तो ये 3 महीने का कोर्स होता है। तो अगर तुम जैसे ही कैफ के पेपर्स देकर रिजल्ट अवेटेड और ये कोर्स शुरू कर दो तो 1.5 महीने में तुम्हारा आधा कोर्स हो जाएगा, रिजल्ट आएगा 1.5 महीने में पूरा हो जाएगा, तुम्हारी आर्टिकलशिप शुरू होगी नहीं और तुम्हारा डाटा एनालिटिक्स पास हो जाएगा। ये कोर्स तुम्हें पता है कब हेल्प करेगा? जब तुम आर्टिकलशिप स्टार्ट करते हो ना तो तुम फर्म में होते हो, फिर फर्म तुम्हें लेके जाती है क्लाइंट पे, फर्म तुम्हें लेके जाती है क्लाइंट पे, वहां पे तुम एज अ टीम जो है क्लाइंट पे काम कर रहे होते हो। तो ये कोर्स तुम्हें क्लाइंट पे जो हेल्प करेगा ना, वो सोच है किसी की भी, तो तुम कर सकते हो। गुड क्वेश्चन कि तुम पीआरसी में भी हैंड्स ऑन कोर्सेज कर सकते हो, कि तुम्हारे पास पॉसिबिलिटी है, जो करना चाहे वो कर सकते हैं। मेरी तरफ से रिकमेंडेड है कि तुम पीआरसी लेवल पे कोर्स कर सकते हो, तुम्हारे पास वो यूटिलिटी मौजूद है कि तुम टाइम यूटिलाइज कर सकते हो यहाँ पे। और कोई सवाल ऑनलाइन वालों? एफटीएस क्या होता है? एफटीएस एक नंबर होता है फुल टाइम स्टूडेंट, एफटीएस नंबर होता है फुल टाइम स्टूडेंट। जब तुम पीआरसी पास कर लोगे ना कैफ लेवल में तुम्हें एफटीएस मिलेगा, तो इसको समझना, ऑनलाइन वाले इसको समझना। लेट सपोज अभी एफटीएस चल रहा है 23, सही है? तुम लोगों को फॉर एग्जाम्पल मिलता है 24, ये पुराना हो जाएगा, एक नंबर पुराना हो जाएगा। फिर तुम्हारे बाद एक और बच्चे आएंगे 25, ये और पुराना हो जाएगा। फिर आ जाएगा 26, ये और पुराना हो जाएगा। फिर आएगा 27। जैसे जिस बच्चे हर 6 महीने बाद आते रहेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा? सुनना, तुमने जब एडमिशन लिया था तुम थे पीआरसी में, ये थे कैफ 1 2 3 में, ठीक है ना? 1 2 3 में। फिर जब ये वाले बच्चे पीआरसी में आए होंगे तो ये होंगे कैफ 4 5 6 में। फिर ये बच्चे पीआरसी में आए होंगे, ये होंगे कैफ 7 8 में। 3 पेपर के हिसाब से मैं चला रहा हूँ, ठीक है? फिर जब ये पीआरसी में आ गए होंगे तो अंडरस्टूड की बात, इसकी बात क्या कि ये शायद क्वालिफाई कर गए होंगे। तो जो फर्म वाले होते हैं ना वो क्या करते थे 28 29 30, सही है? पीआरसी पीआरसी पीआरसी। तो इसका मतलब है कि ये वाला कब क्वालिफाई कर जाना चाहिए था? ये वाला तब क्वालिफाई कर जाना चाहिए जब पीआरसी 26 आया था, सही है? 27 28 29 30। तो इसका मतलब है कि 26 पे ये वाला बच्चा आ जाना चाहिए था, 27 पे, 28 पे आ जाना, 29 पे और 30 पे आ जाना चाहिए था। तो ये 4 अटेम्प्ट दूर हो गए ये वाले,
तो फर्म बोलेगी 23 से लेके मुझे चाहिए 26 तक वाले बच्चे। तो अगर ये वाला बच्चा इस अटेम्प्ट में भी क्वालिफाई करने था, 31 आ गई, तो अगली बार फर्म क्या बोलेगी 24 से लेके 26 तक का बच्चा चाहिए। इसका मतलब है कि ये वाला बच्चा अब अच्छी फर्म में नहीं आ सकता। फर्म हमेशा रिक्वायरमेंट में डालती है कैफ क्वालिफाइड हो या कैफ के 1 का पेपर रुके हुए हो, हैंड्स ऑन कोर्सेज कंप्लीटेड हो और उसकी रेंज ही होनी चाहिए। अगर ये रेंज से निकल गया तो फर्म की रैंकिंग होती है टॉप बिग 3, बिग 4, टॉप 10, टॉप 20, तो बिग 3 में से चले जाएगा ये। अगली बार आएगा तो 24 हो गया, तो क्या हो गया कि उसका एफटीएस पुराना हो गया। तो ये नंबर है, जैसे तुम्हारा एनरोलमेंट नंबर होता था, एनरोलमेंट कार्ड का नंबर होता था, इसलिए एफटीएस नंबर है। तो तुम्हें भी मिल जाएगा, लेट्स सपोज तुम्हें 27 मिल जाएगा, तो अभी से नहीं फॉर्म बोलेगी 27 वाला बच्चा चाहिए, 2 साल बाद मांगेगी 27, फिर 2.5 साल बाद 27 मांगेगी, 3 साल बाद 27 मांगेगी, 3.5 साल बाद 27 मांगेगी। उसके बाद पॉसिबिलिटी है चौथे साल में 27 ऑब्सोलीट कर जाए बिग 3 में। समझ आ रही है बात? तो ये जैसे जैसे पीछे के नंबर आते रहेंगे ना, तो आगे वाला नंबर जो है पुराना होता चलेगा, फिर वो एक रेंज से निकल जाएगा। अब ये जो रेंज चल रही थी 26 से लेके 23 तक, उसमें क्या 27 वाला बच्चा आ रहा था, क्योंकि उनको पता है कि अब ये बच्चा तो क्वालिफाई किया ही नहीं है। डन, बात समझ आ गई? कोई मसला और कोई सवाल? ऑनलाइन वालों कोई सवाल है तो बता दो। सर हम एचओसी कब करते हैं, डज दैट मैटर? आर्टिकल नहीं नहीं, बस ये है कि आपको कैफ से पहले हो जाना चाहिए। अब आ जाते हैं इसके फी स्ट्रक्चर पे। इसके फी स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। आपके पास सबसे पहले जो है वो दो फी स्ट्रक्चर, लेट्स सपोज ये सीए का टोटल जर्नी है ना, ये तकरीबन 6 लाख रुपए की है। 6 लाख रुपए की, इसका मतलब ये हुआ कि 5 साल से डिवाइड करूंगा तो पर ईयर आंसर आएगा 1.2 लाख रुपीज आ जाएगा। सही है। और अगर मैं इसको मंथ से डिवाइड करूंगा तो इसका मतलब पर मंथ कॉस्ट आएगी 10,000 रुपीज। ये सीए की एक नजरिया है इस कॉस्ट को एवरेज आउट करने का, लेकिन चीजें एवरेजेस पे नहीं चलती हैं। ठीक है, तो एक और तरीका ये है कि लेट सपोज मैंने बताया 6 लाख रुपए इसकी फीस है। ऑनलाइन वालों सुनना, मैंने कहा 6 लाख की फीस है, 5 साल से डिवाइड किया तो हर साल की 1,20,000 की कॉस्ट आ रही है। महीने से डिवाइड किया तो पर डे की, पर मंथ की कॉस्ट आ रही है 10,000 रुपए। तो ये एक तरीका था एवरेज करने का। लेकिन सीए की जो कॉस्ट है ना हमेशा ऊपर से नीचे आती है। तो सर ये समझाया कैसे? तो तुम्हारे जो पीआरसी, कैफ, सीफैप प्लस एमएसए, ये दोनों साथ ही होंगे ना। यहाँ पे जो ना, यहाँ पे 6 महीने में जो तुम्हें कॉस्ट कर रहा होगा ना, सीए कर रहा होगा 1,20,000। यहाँ तुम्हें 6 महीने में कॉस्ट कर रहा होगा 60,000। देख लो कॉस्ट कम हो गई। यानी कि कैफ 1.5 साल में करता हूँ तो 1.5 साल में मेरे कितने लगेंगे? 1,80,000। और यहाँ पे तुम्हें जो है ना 6 महीने में कॉस्ट कर रहा होगा 50,000 रुपए। तो सर यहाँ पे 6 महीने में यानी कि पीआरसी मुझे पड़ा 1,20 का, कैफ मुझे पड़ा 1,80 का, और सीफैप प्लस सीए फाइनल, इसको कंबाइंड सीए फाइनल कहते हैं, सीए फाइनल पड़ा मुझे 3 लाख का। कितने हो गए? एक तरीका ये हो गया। तो इसका मतलब है कि कॉस्ट पहले 1,20 थी, फिर उसके बाद 60 हुई, फिर 50 हो गई। एक तरीका ये था कॉस्ट को। अगर तुम देखो तो सीए इंटरमीडिएट तुम्हें 3 लाख का पड़ रहा है और सीए फाइनल तुम्हें 3 लाख का पड़ रहा है। सही है। अब सर इसको एक और तरीका है देखने का। ये वाली 2 बातें समझ आ गई, इसमें कोई मसला? मैं भी तुम लोगों को आईक्यू की फीस भी बता रहा हूं, ये मैं तुम्हें जनरल पर्सपेक्टिव बता रहा हूं कि लोगों को पता तो हो कि फीस किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है ना। अब एक और तरीका बताता हूं। तुम्हारे पास ये 6 लाख रुपए ना, ये 6 लाख रुपए ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये है 4,50,000 और ये है 1,50,000, 1.5 लाख रुपए। ये जाते हैं ट्यूशन फीस, ये होती है आई कैप को जाती है। ये होती है ट्यूशन फीस, ये होती है आई कैप को जाती है। सही है। ये उन 21 पेपर्स और 3 हैंड्स ऑन कोर्सेज की फीस है जो तुम किसी भी इंस्टीट्यूट में दोगे। तुम कोई भी पेपर किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ सकते हो, तुम पे बाउंड नहीं है कि तुम्हें 21 पेपर आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस से पढ़ना है। तुम ये इंस्टीट्यूट चेंज कर सकते हो, आईकैप ने कहा हुआ है। ठीक है, तो ये 21 पेपर और 3 हैंड्स ऑन कोर्स की फीस है। सर इसमें क्या है 1.5 लाख रुपए में? इसमें तुम्हारे पास रजिस्ट्रेशन फीस है, तुम्हारे पास एनुअल सब्सक्रिप्शन है, तुम्हारे पास पेपर फीस है। ये होती है वन टाइम, ये हर साल होती है, एनुअल जाती है। लेट सपोज अगर तुम सीए 5 साल में 6 साल में करते हो तो इसकी कितनी इंस्टॉलमेंट जाएगी? 6।
सही है, ये 21 पेपर है तो 21 पेपर के हिसाब से जाएगी, तो ये फीस है। ये एक और पर्सपेक्टिव है, समझ आती है बात? यानी कि ज्यादा किस चीज की फीस है? ट्यूशन फीस, और ये क्या है? आई कैप की 1.5 लाख रुपए। समझ जाते हो सर? ये है 10,000 रुपए, 10.5 है, मैं 10 लिख रहा हूं सर। ये जो है पर ईयर जाती है 2,200 रुपए, और ये एवरेज जो है तकरीबन 6,000 रुपए। शुरू में आपको 5.5 होगी, फिर आगे जाके आपको 4 हो जाएगी, फिर आगे जाके 10 हो जाएगी, तो ये एवरेज कितनी है? 6,000 रुपए। ये बात समझ आती है? आगे बढ़ जाओ। और ये एवरेज जो है ना, ये वाली एवरेज, ये एवरेज है 18,000 रुपए। शुरू में आपके पास जो है वो 12 भी होगी, फिर आगे जाके 15 भी हो जाएगी, फिर 18 भी हो जाएगी, फिर 20 भी हो जाएगी, तो एवरेज क्या है? ये 18 है। समझ पा रहे हो ये? अब सर सबसे पहले तो पीआरसी देना है ना, तो पीआरसी गाइड कर देता ताकि मुझे सारा फीस स्ट्रक्चर समझ आ जाए कि मैं फीस स्ट्रक्चर बनाता कैसे हूं। देखो, ट्यूशन फीस सबसे पहले। अब आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में हम ये जो पेपर ऑफर करते हैं, ये करते हैं हम 16,000 रुपए का। कितने का करते हैं? 16,000 रुपए का। तो 16,000 रुपए के हिसाब से अगर मैं 5 पेपर करूं, 16K इंटू 5, तो ये हो जाते हैं 80,000 रुपीज। ठीक हो गया? उसके बाद अगर मैं बात करता हूं उसकी, अच्छा बाकी आप जाके दूसरे इंस्टीट्यूट उनके अपने फीस स्ट्रक्चर है, वो आप देख लीजिएगा, डेफिनेटली आप लोगों का पूरा राइट बनता है। लेकिन मुझे इतना पता है कि बाकी इंस्टीट्यूट के मुकाबले कंपैरेटिवली ये रीजनेबल है, बट स्टिल आप लोग जाके वेरीफाई कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एनुअल सब्सक्रिप्शन। एनुअल सब्सक्रिप्शन जो हमारे पास है वो तकरीबन हमारे पास हो जाती है, सॉरी एनुअल सब्सक्रिप्शन तो हाँ इसकी आएगी ना, एनुअल सब्सक्रिप्शन वो वन टाइम ही जाएगी। जब आप पेपर्स दोगे तो वो कितनी है? 2,200 रुपए। उसका मतलब हो जाएगा ये, उसको कर देता हूँ वो क्या बोलते हैं, राउंड फिगर कर देता हूँ, उसको मैं कर देता हूँ 2,500 रुपए। सही है? पेपर फीस जो आपके पास जाएगी ना, पर पेपर फीस आपकी होती है 5,500 रुपए। आप 5 पेपर दोगे तो ये कितनी हो गई? ये होगी 27,500 रुपए। फॉलो कर पा रहे हो? ठीक है। उसके बाद आपके पास जाएगी रजिस्ट्रेशन फीस, वो कितनी है? 10,500 रुपए। एक बार जाएगी, ये सब एक दफा जाएगी रजिस्ट्रेशन फीस, फिर कभी भी नहीं जाएगी। मैं इसको राउंड फिगर करके 10 लिख लूं, कितने हो गए ये? 10 और 80, 90, 90 और 30, आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में हम जो पीआरसी ऑफर करते हैं वो करते हैं पीआरसी, बल्कि सारे पेपर हम हाइब्रिड सॉल्यूशन ऑफर करते हैं। हाइब्रिड में हमारे पास फिजिकल क्लासेस भी होती है, लाइव क्लासेस भी होती है, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है। सही है? तो आप कोई भी क्लासेस ले सकते हो। हमारा एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप क्राइटेरिया है। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप क्राइटेरिया ये है कि अगर पीआरसी में आप, अगर आपके कैफ में, अगर आपके सॉरी इंटरमीडिएट में आपकी परसेंटेज जो है वो 60 से लेकर 60% से लेकर 80% है, तो उसमें आपको स्कॉलरशिप मिलेगी पीआरसी में। अगर आपकी परसेंटेज 80% से 90% है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। 90 से लेके 95 तक है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। 95 से 100% तक है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। 60 से लेके 80% पे आपको 20% स्कॉलरशिप मिलती है पीआरसी में, तो ये आपकी फीस हो जाती है 64,000 रुपीज। सही है? 80 से लेके 90% पे आपको मिलता है 30% ऑफ, तो ये फीस हो जाती है 56,000 रुपीज। अगर 90 से लेके 95 तक अगर आपकी स्कॉलरशिप है तो आपको मिलती है 60% स्कॉलरशिप, फीस हो जाती है 32,000 रुपीज। और अगर 95 से लेके 100 तक आपकी परसेंटेज है तो आपकी पीआरसी हो जाती है 0 रुपीज। एक और क्वेश्चन क्लियर कर दीजिएगा, स्टाइपेंड कितना मिलता है और किस हिसाब से इंक्रीज होता है? मैं भी अब इसका भी आंसर कर देता हूँ, इसमें कोई मसला? Is it necessary to pay all at once? नहीं, आप इसको 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो। ओवरऑल मंथली? नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना, ये तो आईकैप में तब जब रजिस्ट्रेशन कराओगे तब जाएगी, जब पेपर फीस दोगे तब जाओगी, और ये एनुअल सब्सक्रिप्शन पेपर फीस के साथ जाती है। तो इफ इट्स अगर तुम इसको अप्रैल के फर्स्ट वीक में करवाते हो तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में जाएगी। ठीक है? तो 30,000 रुपए अप्रैल में तुम्हें रेडी रखने पड़ेंगे। इसी रजिस्ट्रेशन तुम करवाते हो जनवरी में तो तुम्हें जनवरी में जाएगी फीस, तो जनवरी में तुम्हारे 10,000 होने चाहिए। ट्यूशन फीस तुम पढ़ना शुरू करोगे, तुम शुरू में लोगे 10 दिन डेमो क्लासेस, 10 days डेमो, 10 दिन डेमो लो क्लासेस। अब 10 दिन में लेट सपोज टोटल जो है वो 15 क्लासेस होती हैं, पर पेपर 3 क्लास होती है,
तो 15 क्लास मतलब एक क्लास अगर 2 घंटे की भी होती है तो इसका मतलब है तुमने 30 घंटे पढ़ लिया। तो मेरे ख्याल से तुम लोगों को डेमो से आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरीके से चीजों को लेके चलते हैं, कितने माइक्रो लेवल पे। मेरे ख्याल से सेशन से आइडिया होगा, हम बहुत माइक्रो लेवल पे चीजों को लेके चल रहे होते हैं ताकि बच्चों को समझ आए, एम्पावर कर रहे होते, बता देते, उसके बाद डिसीजन मेकिंग तुम्हारा काम है। भाई मैं तुम्हें अगर कम चीज बता के अपनी ओपिनियन थोप दूं वो ज्यादा बेहतर है मैं तुम्हें सब बता दूं, तुम बोलो यार सर चकरा रहा है, घर जाके चाय पीऊंगा उसके बाद जाके मैं डिसीजन मेकिंग करूंगा, वो ज्यादा बेहतर है। तुम्हारा दिमाग ने चीजों को कंपार्टमेंटलाइज शुरू कर देगा। अभी तुम यहाँ से निकलोगे ना, तुम बाइक पे जा रहे हो ना, ठंडी ठंडी हवा लग रही होगी, तुम्हारे दिमाग में हवा चलती होगी, मैं अगर यूं करूं तो यूं हो जाएगा, यूं करूं तो यूं हो जाएगा। अब दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन दे देने का मकसद ये होता है, रॉ इन्फॉर्मेशन तो बच्चा खुद उसको जो है वो कंपार्टमेंटलाइज कर लेगा, सेग्रीगेट कर लेगा और फिर एक कंक्लूजन पे आ जाएगा, डिसीजन मेकिंग पे आ जाएगा। हाँ डिफिकल्ट है, लेकिन मैं सोच रहा है कि यार मैं 2 घंटे पढ़ लूंगा, मुझे पैसे चाहिए, रिवॉर्ड चाहिए, तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड तो बताया नहीं तुम्हें सीए का मैंने। मैं भी तुमसे रिवॉर्ड डिस्कस करना शुरू हूं तो एक लंबा हमारे पास सेशन शुरू हो जाएगा। ये बात समझ आती है? इसमें कोई मसला? मैं ये नहीं मिटा रहा, ये भी रिसेंट लिखा है, मैं ये मिटा देता हूं। अब आ जाते हैं हम लोग रिवॉर्ड साइड पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक तुमने सिर्फ दुख देखे, अभी तुम्हें खुशियां भी तो बतानी है कि ये बेसिकली इतनी इतनी एफर्ट्स में पुट इन क्यों कर रहा हूं। अब तुम एक चीज नोट करना, सबसे पहले स्टाइपेंड का सवाल है। सर सीए में अगर मैं 2 साल में कैफ क्वालिफाई कर लेता हूं तो इसका मतलब है कि मेरी एज जो है वो 18+2 या 19+2, ज्यादातर बच्चा 18-19 में कर लेता है, तो 20 साल हो गए, 21 साल में मुझे स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाएगा। सर इनिशियल स्टाइपेंड होता है 16,000, कोई कैलकुलेटर निकाल यार, 16,500। उसके बाद स्टाइपेंड मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है तो मुझे माफ कर देना ऑनलाइन वालों, 22,100 रुपये होता है, मैं 22,000 कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद बढ़ के हो जाता है तकरीबन 33,000 रुपये, ये भी 33,000 समथिंग था, मैं इसको 33,000 लिख रहा हूँ। उसके बाद हो जाता है 62,000। सही है। तुम क्या करते हो, जब तुम आर्टिकलशिप स्टार्ट करते हो तो तुम्हें स्टार्टिंग स्टाइपेंड मिलता है 16,500 रुपये। तुम 1 साल आर्टिकलशिप करते हो तुम्हें 16,500 रुपये मिल रहे होते हैं। फिर तुम कोई पेपर अटेम्प्ट करते हो, रिजल्ट आता है 1.5 महीने के बाद, तो तकरीबन 15 महीने तो लग ही जाते हैं। ऐसा ही है, कोई मसला? तो 15 महीने के बाद तुम्हारे पास जो स्टाइपेंड आ रहा होगा 2,47,000 आ रहा होगा एग्जैक्टली। सही है। उसके बाद ये हुआ कि तुमने फिर 22,000 रुपये मिलना शुरू हो गए। अब 22,000 रुपये मिल रहे, तुमने 6 महीने के बाद पेपर दिए, और जब तुमने तीन पेपर पास कर लो तो ये हो जाता है। 3 पेपर पास करने के बाद तुमने क्या हुआ, यहाँ पे 3 पेपर मजीद दिए, 6 महीने के बाद रिजल्ट आया, तुम्हारे पेपर पास हो गए, तो तकरीबन रिजल्ट तुम्हारा आया 1.5 महीने के बाद, तो मैं इसको 9 महीने काउंट कर लेता हूँ। लेकिन मैं इसको 9 नहीं काउंट कर रहा, मैं इसको पूरे 1 साल काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि फेलियर वगैरह भी होता है। मैं तुम्हें बिल्कुल रियलिस्टिक नंबर्स बताना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको 12 कर लूँ, कितना आंसर आएगा? कितने? 64। सही है। उसके बाद क्या होगा कि तुम्हारे 6 पेपर पास हो गए। अब वो कहते हैं कि 6 पेपर पास होने के बाद तुम्हारा जो स्टाइपेंड हो जाएगा वो 33,000 रुपये हो जाएगा। फिर 33,000 हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि तुम्हारे पास कितने महीने की आर्टिकलशिप हो चुकी है? 12 और 6 महीने। लेट्स सपोज तुमने इसके 9 महीने के बाद तुमने ये 9 महीने तक यही कमाए, तो क्या स्टाइपेंड हो जाएगा? 2,97,000। कुछ बच्चे होते हैं ना जो थोड़ा अर्ली पास कर लेते, तो स्टाइपेंड पे भी आ जाते हैं, तो ये स्टाइपेंड तो 0 हो गया, मिला ही नहीं है। तो टोटल कितना हो गया? मैं ये भी डलवा देता लेकिन फिर वो अनरियलिस्टिक हो जाता। 8 लाख दिए कितने थे? 6 लाख कहाँ गए? नहीं, 6 लाख ये आपने दिए, ये आपको मिले। तो इसका मतलब है कि सीए के एंड में जब तुम सीए फाइनलिस्ट हो गए, एमएसए कर चुके हो गए, तुम्हें जो है 8 लाख रुपए मिल चुके, मतलब तुम्हें 2 लाख रुपए का फायदा हो चुका होगा। तो कॉस्ट इज नॉट एन इश्यू। ये बेनिफिट हो गया पहला, ये पहला बेनिफिट हो गया कि तुमने सारी अपनी कॉस्ट उतार ली, 6 साल के अंदर ही तुमने कॉस्ट उतार ली। तो तुम्हें जो पहला जो तुम्हारे पहले स्टाइपेंड होगा, ऑनलाइन वालों समझ रहे हो ये बात? नहीं, पोर्टल फीस वगैरह कुछ भी नहीं है। ये जो अमाउंट है ना, ये जो अमाउंट है ये सब कुछ इंक्लूड कर रहा है, एडमिशन फीस वगैरह, एडमिशन चार्जेस वगैरह, सारी चीजें, पोर्टल कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, सारी चीजें इंक्लूड कर रही है। बस अगर तुम स्कॉलरशिप वगैरह रखते हो तो तुम स्कॉलरशिप वगैरह भी तुम्हें मिल जाएगी। स्कॉलरशिप देखो 60% से ही है, तो इसका मतलब है कि किसी की भी फीस 80,000 तो नहीं होगी, किसी की भी फीस 80,000 नहीं होगी, क्योंकि जो बच्चा 60% से आ रहा है तो वहीं से तो क्वालिफाई कर रहा है पीआरसी के लिए, तो उसकी फीस जो है वो सीधा 64,000 हो जाएगी।
तो 80,000 तो मैं चार्ज ही नहीं कर रहा, ये 120 तो बन ही नहीं रहा, इस 120 में से आप 16,000 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 1,04,000 रुपए, तो फीस 1,00,000 रुपए पे आ गई आपकी, समझ रहे हो। तो पहला फायदा तो ये हो गया। दूसरा फायदा सर क्या हुआ, स्टार्टिंग सैलरी जो मार्केट नॉर्म चल रहे हैं ना वो चल रही है 1,25,000 रुपए, कितने, 1,25,000 रुपए। सर ये तो सैलरी बहुत अच्छी नजर आ रही है, लेकिन इसमें तुम्हें एक और फायदा बताऊं, जबरदस्त किस्म का। सर कोई एक यूनिवर्सिटी का नाम लो, कोई भी एक यूनिवर्सिटी का नाम लो, XYZ, इकरा यूनिवर्सिटी, सही है। इकरा यूनिवर्सिटी को जो इकरा यूनिवर्सिटी का BBA प्लस MBA करने के लगते हैं तकरीबन 1 मिलियन, 1,00,000 सॉरी 10 लाख रुपए लगते हैं, सही है। वैसे 10 लाख से ज्यादा ही जाते हैं, मैं फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा चीजों को एग्जैजरेट नहीं करना चाह रहा, मैंने ये हटा दिया था, मैंने टोटल फीस में से देखो मैंने कोई एग्जैजरेशन नहीं की, ताकि तुम लोगों को रियलिटीज में चीजें समझ आए। 1 मिलियन लिखा हुआ है, इकरा यूनिवर्सिटी से BBA MBA करने के बाद तुम लोग मुझे बताओ स्टार्टिंग सैलरी क्या मिल सकती है, अंदाजन, कुछ के बारे में वो बुरा नहीं, जो तुम्हें लगता है बताओ, क्या 1 लाख या 80,000, ठीक है, मैं इसको 100,000 कर देता हूँ, ठीक है, तुम लोगों के कहने पे, सही। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको उससे डिवाइड करता हूँ ना तो मुझे 10 महीने लगेंगे टू कवर माई कॉस्ट, 10 मंथ्स लगेंगे। ये तुम्हारी पहली सैलरी है, तुम्हारी कॉस्ट कितनी थी, 0, यानी कि पहली सैलरी तुम्हारी अपनी, क्या था, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। जबकि यहाँ पे मैंने सैलरी एग्जैजरेट की है या मैंने कॉस्ट अंडरस्टेट की है, अदरवाइज मैं जो समझता हूँ ना वो ये है, कॉस्ट ये होती है और स्टार्टिंग सैलरी तकरीबन 60,000 होती है, ये तो 20 महीने लगता है आपको कॉस्ट कवर करने में। मैं सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में तुम्हें जो यूनिवर्सिटी बोलोगे, मुझे IBA बोलोगे मैं IBA करके दिखाऊंगा, किसी यूनिवर्सिटी को बैश करने की बात नहीं है, हमें समझ आना चाहिए कि मार्केट में चल क्या रहा है। अगर मैं तुमसे वो बात नहीं कहूंगा जस्ट बिकॉज कि कोई 4 लोग बुरा मान जाएंगे, तो तुम लोग डिसीजन मेकिंग कैसे करोगे, तुम लोगों को आने चाहिए ना चीजों को डिफरेंशिएट करना, ये आना चाहिए था। सर मुझे बताया, मैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करूंगा, तो मुझे फीस स्ट्रक्चर निकाल के, ये स्टाइपेंड स्ट्रक्चर निकाल के दिखाएं, तो मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करता, इसको 9 से मल्टीप्लाई करता, इसको 9 से मल्टीप्लाई करता, इसके 3 महीने यहाँ आ जाते, तो इस कॉस्ट में 1,80,000 रुपए और जुड़ जाती है, 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपए हो जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि हम लोगों ने हर चीज को अंडरस्टेट किया हुआ है ताकि आप लोग डिसीजन मेकिंग कर सको रियल ग्राउंड्स में बैठ के, क्योंकि बच्चा CA फाइनल में फेल होता है, तो जरूरी नहीं है कि फॉरेन से जो ना उसको ये स्टाइपेंड पे जंप कर जाए या स्टाइपेंड पे जंप कर जाए। तभी मैंने यहाँ पे 12 महीने लिखे थे। बात समझ आती है, कोई टेंशन, कोई सवाल? तो ये पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या है सर? दूसरा फायदा ये है कि आप लोगों की मार्केट में डिमांड ज्यादा है और आप लोगों की सप्लाई कम है। सर इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा कि आपको नेगोशिएशन पावर होगी। फॉर एग्जांपल अगर लेट्स सपोज 100 कंपनीज बैठी हैं और 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इसका मतलब क्या है कि हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को 10 कंपनीज बुला रही होंगी, तो नेगोशिएशन पावर किसके पास होगी? चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास। यार ये मुझे 1 दे रही है, तुम मुझे 1,20 दो तो मैं आऊंगा, ये मुझे 1,20 दे रही है तो मुझे 1,20 के साथ गाड़ी दो तो मैं आऊंगा, ये मुझे 1,20 के साथ गाड़ी दे रही है तो मुझे फ्यूल दो तो मैं आऊंगा। नेगोशिएशन पावर। ऑन दी अदर हैंड MBAs आपके पास 10 मौजूद है, सॉरी 100 मौजूद है, आपके पास कंपनीज 10 मौजूद है, तो क्या होता है कि हर एक कंपनी 10 MBAs को इंटरव्यू कर रही होती है, तो मैं आपको 40 दूंगा, दूसरे वाले को पता चल गया सर मैं 45 में आ जाऊंगा, सर मैं जो है वो मतलब मैं आपको 50 दे रहा हूँ, मैं 45 में आ जाऊंगा, मैं 40 में आ जाऊंगा, मैं 35 में आ जाऊंगा, अपनी मार्केट खराब कर रहे। ये नहीं कि कॉम्पिटेंट नहीं है, ये बहुत ज्यादा है नंबर में, ये बहुत ज्यादा नंबर में, तो मैं उस जगह पे क्यों जाऊं जहां पे मार्केट ऑलरेडी इन्फ्लेट हो चुकी है? मैं अगर एक ऐसी जगह चला के जाके ठेला लगा दूं जहां पे ऑलरेडी 10 लोग वही सब्जी बेच रहे हैं, तो मेरे से कोई कौन सब्जी लेगा? तो मैं ऐसी जगह पे जाके करूँ ना जहाँ पे वहां पे मार्केट बहुत ज्यादा लोग खरीदने वाले लेकिन कोई सब्जी लेने मतलब बेचने वाला नहीं। तो मैं कॉम्पिटेंट हूं, मैं स्किल्ड हूं, मैं क्वालिफाइड हूं, मेरा वर्क एक्सपीरियंस है, मेरी डिमांड ज्यादा है, तो ये मेरी स्टार्टिंग सैलरी तो ज्यादा हुई, लेकिन उसके बाद और फायदा क्या है? उसके बाद मार्केट नॉर्म ये है कि 1 साल के अंदर ये जो सैलरी है 2.25 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए हो जाती है और आपको कार मिल जाती है 100 लीटर फ्यूल के साथ। ये मार्केट नॉर्म है, जाके पूछ लो। सर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, लेट सपोज मैंने अगर CA कर लिया 23 साल या 24 साल की उम्र में, तो इसके बाद 3 साल जोड़ने के बाद पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 3 साल के बाद आप किसी कंपनी में एज अ CFO अप्लाई कर सकते हैं। तो CFO की पाकिस्तान में स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 8 लाख रुपए, जाके नेट पे सर्च कर लो अगर कोई बात गलत लग रही हो तो।
ऑनलाइन वाले कैसे एडमिशन ले सकते हैं आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में? यार तुम लोग अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड हो तो इंशाल्लाह तुम्हें जो है वो इन्फॉर्मेशन इंपार्ट कर दी जाएगी एडमिशंस वगैरह की। एडमिशंस वगैरह ये सारी चीजें ना बहुत ज्यादा मतलब इनसिग्निफिकेंट है। पहले ये होती है डिसीजन मेकिंग। पहले आप लोग ये करो कि हम लोग जो डेमो क्लासेस वगैरह रख रहे हैं वो आप 10 से 12 दिन क्लासेस लो। क्लासेस में कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो आपको शायद समझ ना आ रही हो, आप फीडबैक दो। फीडबैक देना भी बहुत अच्छी स्किल्स है। जो जितना अच्छा फीडबैक देता है ना उसको उतना अच्छा फायदा होता है। अगर कोई फीडबैक नहीं दे रहा ना उसका नुकसान होता है। तो आप फीडबैक दो, आप डिस्कस करो, फिर आप मार्केट में सर्वे करो, इंटरनेट पे सर्च करो कि मैंने जो बातें बताई हैं सही है गलत है। हमारा दौर किस चीज का दौर है? इंफॉर्मेशन का। किस चीज का दौर है? गलत, मिस इन्फॉर्मेशन का दौर है। किस चीज का दौर है? मिस इन्फॉर्मेशन का दौर है। हम जो चीज खोलते ना उसमें वो कहते ना एक्स्ट्रा चार्ज लगा के एक्स्ट्रा चीज बताई जा रही होती है। हर चीज को एग्जैजरेट किया जा रहा होता है या गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको डबल चेक कर लें, वेरीफाई कर लें कि जो बता रहा है वो सही बता रहा है कि नहीं बता रहा। आप जाके गूगल पे सर्च करो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डिमांडेड क्वालिफिकेशन कौन सी है, सबसे ज्यादा जो है वो रिवॉर्डिंग क्वालिफिकेशन कौन सी है। जो अभी कीवर्ड्स लिखोगे ना चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंशाल्लाह टॉप पे आ रहा होगा। इसके अलावा क्या है कि इसके अलावा आप जाके आईकैप की वेबसाइट पे देखो स्टाइपेंड ये लिखे हुए कि नहीं लिखे हुए। तो वो कहते हैं ना थूक लगा के नहीं गिना, लेकिन 100-200 रुपए ज्यादा ही हो गए। तो यहाँ पे भी 100-200 रुपए ज्यादा ही है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या है कि आप जाके चेक करो कि यार पाकिस्तान में सीएफओ की स्टार्टिंग सैलरी क्या है, तो आपको जवाब मिल जाएगा। चेक करो कि पाकिस्तान में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कितने सीएफओ। जो आईकैप की वेबसाइट पे जाओगे उनकी पूरी रिपोर्ट आती है, एनुअल रिपोर्ट, डाउनलोड करके पढ़ो उसको। कितने सेक्टर्स में वो पढ़ा रहे हैं। टोटल 9000 चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्टिव चल रहे हैं। 2 साल है कितने? 12। आगे नहीं, मतलब चले गए होंगे या अभी उतना फिजिकली कैपेबल नहीं होंगे कि अब बेचारे बहुत बूढ़े हो गए होंगे। तो कहने का मकसद ये यार देखो जो 9000 चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना उसमें से तकरीबन 2500 चार्टर्ड अकाउंटेंट अब्रॉड में, एक बड़ी परसेंटेज 25% जो है ना अब्रॉड में, ज्यादा बल्कि। तो इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अब्रॉड में बहुत मार्केट है। डायरेक्टली नहीं है। आईकैप कहता है कि 180 कंट्रीज में हम रिकॉग्नाइज्ड हैं, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं है, वो इनडायरेक्टली है। क्योंकि हमारा जो करिकुलम है ना वो मैच करता है, और दुनिया को पता है कि हमारा करिकुलम मैच तो करता है लेकिन डिफिकल्टी लेवल हमारा ज्यादा है। तो उनको वो चीप लेबर लेकिन अच्छा क्वालिटी में मिल जाता है, तो वो किसको प्रेफर करेगा? अपने मुल्क के। छोटी सी एग्जांपल है ना, एक बंदे ने ICW किया हुआ है, बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है, बेहतरीन क्वालिफिकेशन है, लेकिन उस बंदे ने अपने ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में पैसे देके फीस पे की है, ट्यूशन भी अपने पैसों में देके पढ़ा है, तो उसने महंगा ACCA पढ़ा है, सॉरी ICW पढ़ा है। और हमारा वाला जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी 5-6 लाख रुपए में करके गया। जब वो वहां पे जाएगा और इक्वली कॉम्पिटेंट होगा, हर तरीके से कॉम्पिटेंट होगा, तो जब डिसीजन मेकिंग होगी तो वो बोलेगा यार मैं लेट सपोज अगर इस बंदे को 10,000 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में रखता हूँ और इसको 8 पे रखता हूँ, तो ये 10 वाला भी रोता रहेगा, ये 8 वाला तो भाई बाहर जाके शायद उसको 8 की ना आ जाए, वहीं कि तुम्हें मैं 8000 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड दे रहा हूँ, वहीं पे दिल पकड़ के गिर जाए। क्योंकि वो दिल माइंड में सोचेगा कि 3000 में यहाँ पे खर्च करूंगा, 5 में पाकिस्तान में भेज दूंगा। तुम मल्टीप्लाई तो करो 5000 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड को, कितने का चल रहा होगा? 230 का चल रहा है, ज्यादा का चल रहा है? ज्यादा का ही चल रहा है। तो मल्टीप्लाई तो करो, लाखों की वो है स्टार्टिंग सैलरी। तो इसलिए पाकिस्तानी जो है वो इजीली डिप्लॉय हो जाता है अब्रॉड, इजीली डिप्लॉय हो जाता है। यस कॉम्पिटेंसी और चीप लेबर है। पाकिस्तानी को जो सबसे बड़ा फायदा दुनिया में मिलता है, हम चीप लेबर है। तो ये सीन है। ऑनलाइन वालों को सवाल, सर जी आई एम इनएलिजिबल फॉर 100% स्कॉलरशिप फॉर आईक्यू बट पोर्टल फीस भी कह रहे वो आपने कहा कि पोर्टल फी नहीं है। आई एम इनएलिजिबल या एलिजिबल? आई एम यार एलिजिबल होगा ना, तुम तो इनएलिजिबल लिख रहे हो। डिस्कस कर लेंगे, जो भी तुमसे बात हुई डिस्कस कर लेंगे, मसले की बात नहीं है। जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो ठीक है, कोई इसमें अगर कोई और बात होगी तो वो तुम्हें ताहिर जो है बेसिकली यहाँ पे होते हैं, ताहिर सारी चीजों को एडमिनिस्ट्रेटिवली देख रहे होते हैं, अरसलान होते हैं वो देख रहे होते हैं। तो डिस्कस कर लेना ताहिर से, इंशाल्लाह वो तुम्हें बता देगा, कोई मसले की बात नहीं है। और कोई अगर किसी की टीआरसी की प्रिपरेशन कंप्लीट है और फरवरी का मंथ और अनफॉर्चूनेटली किसी हडल की वजह से पेपर नहीं दे पा हाँ और मार्च में कैप की क्लासेस तो वो पेपर स्टार्टिंग कर दे पढ़ाई करना। हाँ यार देखो, अगर तुम कैफ पढ़ना शुरू कर देते हो ना तो तुम कैफ दोगे सितंबर में।
सही है। तो यूजुअली जो कैफ का जो ये मुझे बतानी नहीं चाहिए बात, लेकिन अब मैं तुमने पूछा तो बता देता हूँ। कैफ का जो स्प्लिट होता है ना पढ़ाई का, शुरू में कंपैरेटिवली स्लो पेस में पढ़ाया जा रहा होता है, फिर कैफ का जब रिजल्ट आ जाता है ना तो पेस जरा सी तेज हो जाती है। तो शुरू में तुम्हारे पास 1-1.5 महीना होता है अपना पीआरसी पास करो, तो तुम पीआरसी को अगर लेट्स सपोज तुम 3 घंटे पढ़ रहे हो तो पीआरसी को 1.5 घंटा दो, कैफ को 1.5 घंटा दो। तो पीआरसी के लिए 1.5 घंटा सफिशिएंट है, क्योंकि तुम ऑलरेडी पीआरसी पढ़ चुके होगे सफिशिएंट। और कैफ को 1.5 घंटा दोगे तो तुम जस्ट उसको होल्ड ऑन कर रहे होगे कि यार जो मैं पढ़ रहा हूँ वो कम से कम सस्टेन करे। फिर जैसे पीआरसी पास हो तो कैफ की स्पीड बढ़ा दो, वो पूरे 3 घंटे कैफ में डाल देना। तो तुम्हें पीआरसी क्लासेस की जरूरत तो नहीं पड़ रही होगी, तो तुम घर पे सीधा जो रिवाइज कर रहे होगे वो वही होगा जो लेक्चर्स वगैरह होंगे। रिविजन करते रहो 1.5 घंटा, वो यहाँ पे रिवाइज करते रहो, तो मेरे ख्याल से मोर देन इनफ। और कोई सवाल? जी दोस्तों, कोई सवाल? अच्छा, इस क्लास के बाद जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं मैं सबको रिकमेंड करूंगा 1:30 बजे हमारी जो है वो पीआरसी 5 की क्लास है, तो वो डेमो लेते हुए जाए, क्योंकि मैं आज चैप्टर नंबर 1 रिवाइज करा रहा हूँ। तो अच्छा तुम लोगों की रिवीजन हो जाएगी, तुम लोगों को समझ आ जाएगा चैप्टर नंबर 1। और इसके बाद से मैं जब अगली क्लास कंटिन्यू करूंगा, जो मे बी मंडे ट्यूसडे से, वो मैं चैप्टर नंबर 2 ही पढ़ा रहूंगा। तो तुम लोगों को फायदा हो जाएगा, चैप्टर नंबर 1 रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, और कोई सवाल तो बता दो। बिग फोर में आर्टिकलशिप लेने के लिए वो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले होते हैं? फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब रीसेंट अटेम्प्ट वाले कह लो, बहुत फर्स्ट नहीं, फर्स्ट में या फिर एक अटेम्प्ट में एक का दुका में फेल हो गया हो तो रीसेंट अटेम्प्ट का हो। दूसरा मैंने आपको बताया कि कुछ को करिकुलम एक्टिविटीज में उसने पार्टिसिपेट वगैरह किया हुआ हो। और फिर तीसरा जो है उसके अपने स्किल सेट बहुत स्ट्रांग हो, जैसे कि इंटरव्यू स्किल्स हो गए या सीवी प्रिपरेशन स्किल्स हो गए, कवरिंग लेटर सब प्यारा बना हुआ हो कि बंदा बुलाने पे मजबूर हो जाए, ड्रेसिंग वगैरह अच्छी हो, वहां बैठे हो तो थोड़ा सा मतलब कह लो कि क्या कह सकते हैं, स्पॉन्टेनियस हो। वो सवाल कुछ भी पूछ सकता है भाई, अगर इसने आपके कोर्स रिलेटेड सवाल पूछना, दो चीज हो सकती है, या तो याद रहेगा या याद नहीं रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना आता ही नहीं है, भाई पढ़ के पास करके आए हो। तो अगर याद रहता है तो बता दो, याद नहीं रहता ना तो अपनी तरफ से नहीं करो, उसको बोल दो कि सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा, तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट मीटिंग में आपको उसका आंसर कर दूंगा, तो ही रिस्पेक्ट दैट। उसके बाद क्या है, उसके बाद तीसरी चीज है कि स्पॉन्टेनियस का मतलब ये होता है कि वो आपसे पर्सनैलिटी रिलेटेड सवाल पूछ सकता है। आपके वाले साहब क्या करते हैं, तो अब आपने बताया कि वाले साहब का जो बता दिया कि एक जिंदगी का पहलू बता दिया, आपको सब बताना पड़ेगा, कॉर्पोरेट लाइफ पे बताना पड़ेगा और पर्सनल लाइफ पे बताना पड़ेगा कि बाय प्रोफेशन जो है वो ये काम कर रहे होते हैं, फला कंपनी में होते हैं, इसके अलावा जो है वो उनको इस चीज का भी बड़ा शौक है, ताकि वो देखना चाहेंगे ना कि जो जैसे वाले साहब है तो उससे डेफिनेट तुम्हारी पर्सनैलिटी भी वो रही होती है। तो इसमें भी तो मैनिपुलेट कर सकते हो, वो हिस्सा बताओ वाले साहब की जिंदगी का कि जो बेसिकली वो मुझसे जोड़ सके, तो वो मुझसे जोड़ सकेगा तो मुझे इंटर्नशिप में आर्टिकलशिप में स्टार्ट मिल जाएगा। उस वक्त स्पॉन्टेनिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सारी चीजें। और बताओ कोई सवाल? यार ये कैप्स वाले तुम्हारे इंशाल्लाह जो है वो तुम्हारे जो भी इश्यू है रिजॉल्व हो जाएगा, परेशान नहीं होना। ऑनलाइन वाले इतने सारे बैठे हो, कोई सवाल जवाब, कोई मजीद इंफॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो बता दो। अच्छा क्यूएटी वाले, जो क्यूएटी वाले स्टूडेंट्स हैं, आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में हम अप्रैल के लिए पीआरसी तैयार कर रहे हैं, ठीक है, क्यूएटी अब होगा मार्च में, तो हम साथ में आपको क्यूएटी तैयार कराना शुरू कर देंगे। आपको क्यूएटी तैयार कराना शुरू कर देंगे, वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। पीआरसी में एडमिशन लो, पीआरसी पढ़ना शुरू करो, क्यूएटी कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, क्यूएटी मार्च में पास करो, इंशाल्लाह तुम्हारा रिजल्ट आ जाता है तो अप्रैल या मई में तुम पीआरसी दे पाओगे। अभी तुम क्यूएटी की तैयारी करते हो, फिर तुम कहते हो कि यार लेट्स सपोज हम जो है आपसे मुलाकात करेंगे आराम से पीआरसी के दिसंबर बैच में या सितंबर बैच में, तो सितंबर में पीआरसी होगा तो मार्च तुम क्या कैफ क्या अगले साल शुरू करोगे? एक साल तो वैसे ही जाया हो गया, एक साल और जाया हो जाएगा, फिर उसके बाद एक साल और जाया हो जाएगा, इस तरीके से बुढ़े हो जाएंगे हम लोग। तो ये नहीं करना। डिसीजन मेकिंग 3 चीजें हमेशा, यू प्लान, यू डिसाइड एंड वंस यू डिसाइडेड यू स्टिक टू इट। स्टिक टू इट मुश्किल लग रहा है, इम्पॉसिबल लग रहा है खुदकुशी कर लूंगा, सब फसों से बाहर निकलो और ट्राई करो। कम से कम 1.5-2 साल तो दो। लगता है बहुत ज्यादा डिले हो गया सारी चीजें, तो क्या लोग सीए छोड़ दो, कुछ और परस्यू कर लो, लेकिन जो सीए में पढ़ लिया ना वो साथ रहेगा। ये मुझसे लिखवा लो तुम। तो सर मैं बैकअप प्लान में कुछ पढ़ना चाहूँ, पढ़ लो। बहुत से सवाल पूछते सर बीकॉम कर लूँ, एडीपी कर लूँ, कोई जॉब कर लूँ, कोई स्किल सेट एक्वायर कर लो, अगर तुम्हें टाइम मैनेज कर सकते हो सकता है। लेकिन एक बंदा है हर वेंचर को अंडरटेक कर लिया, सब कुछ कर रहा है लेकिन कुछ मैनेज ही नहीं कर पा रहा, तो ये बड़ा मसला है। अपनी सलाहियत पहचानो। मुझे लगता है कि मैं दिन में लेट सपोज 20 घंटे काम कर सकता हूँ, 20 तो बहुत ज्यादा लंबी हो गई, मैं 16 घंटे काम कर सकता हूँ, तो मैं 16 घंटे काम कर सकता हूँ। लेकिन एक बंदे को पता है मैं 12 घंटे काम कर सकता हूँ और वो अंडरटेकिंग 16 घंटे की ले ले, तो फिर वो नहीं कर पाएगा, उसके 12 घंटे भी खराब हो जाएंगे। हर बंदे को अपनी सलाहियत पता है, तो बहुत ओवरडू भी नहीं करना, बहुत अंडरडू भी नहीं करना, कुछ ऐसा करना है कि चीजों को मैनेज कर सके। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को स्ट्रेच करो। कि अगर एक बंदा 12 घंटे काम कर सकता है, कोशिश करके 12.5 घंटे काम करे, पर्सनैलिटी में हो सकता है ना, एम्बेड हो सकता है। एक्स्ट्रा करो, स्ट्राइव करो,
तो अल्लाह ताला कामयाब करेगा इंशाल्लाह। देख रहे हैं ना वो भी। सर क्या आईकैप से कोई स्कॉलरशिप मिलती है? आईकैप से बहुत सारे किस्म की स्कॉलरशिप मिलती है। आईकैप से आपको ईदी टैलेंट हंट स्कॉलरशिप मिलती है, एंडोमेंट फंड की स्कॉलरशिप मिलती है, अभी एक एसएफएस आया है। आईकैप की वेबसाइट खोलो, जरा पढ़ो, अभी से आदत डालो। आईकैप की वेबसाइट पे जाओ, अलग अलग वेबसाइट के हिस्सों में जाओ, स्कॉलरशिप पे जाओ, पेपर्स पे जाओ, हैंड्स ऑन कोर्सेज पे जाओ, उसको पढ़ो। कुछ नहीं समझ आए तो उसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप 9 में भेजो, सर इसका मतलब बता दें। हम पढ़ते ही नहीं है तो पता है हम लोग क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे, रीडिंग ही नहीं हमारी। किसने आईकैप की वेबसाइट 100% या 50% विजिट की होगी? हम होम पेज देखते वापस से पलट कर आ जाते हैं। कभी ऊपर के टैब खोलें, हम जाके देखें स्कॉलरशिप कौन कौन सी अवेलेबल है। क्या पता तुमको स्कॉलरशिप तुम एलिजिबल हो और तुम मिस कर रहे हो जस्ट बिकॉज़ तुमने रीड नहीं किया। आदत डालो, आईकैप की वेबसाइट पे विजिट। आईकैप की इतनी लंबी वेबसाइट है ना, खत्म नहीं होगी, तुम लोगों को इतनी सारी इंफॉर्मेशन पढ़ने को मिलेगी। पता तो चलेगा कि ये वो क्वालिफिकेशन है, ये वो इदारा है जो आपको इज्जत दे रहा है। इज्जत कैसे मिले, जरा जाके तो देखो कि कितने सारे जो इंटरनेशनल बॉडीज के साथ वो एफिलिएटेड है। सर आपके कॉलेज में स्कॉलरशिप है पीआरसी लेवल की? हाँ दोस्त जैन मलिक, ये स्कॉलरशिप लिखी हुई है सारी, पीआरसी लेवल पे हम स्कॉलरशिप देते हैं। अगर 60 से 80% है तो हम 20% ऑफ करते हैं, 80 से 90% स्कॉलरशिप 30% ऑफ करते हैं, 90 से 95 है तो 60%, 95 से 100 है तो 100% ऑफ करते हैं पीआरसी लेवल पे। पीआरसी की फीस हमारी 80,000 रुपीज है, 16,000 पर पेपर, 5 पेपर है, 80,000 हो जाते हैं। और इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, पोर्टल वगैरह सब इसमें ही आ जाता है। और कोई सवाल? डन है, आज यहां तक रखें। थैंक यू सो मच, जबरदस्त ऑडियंस, अपने लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। ठीक है ऑनलाइन वालों, अब कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछना। आईकैप की वेबसाइट को विजिट करो, थोड़ा सा स्टडी करो चीजों को, स्टडी टेक्स्ट डाउनलोड करो। नहीं है तो मैं तुम लोगों को ग्रुप में स्टडी टेक्स्ट भेज देता हूं, पढ़ना शुरू करो। प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाओ। एक होती है रिएक्टिव अप्रोच, जब काम हो जाए तो उसके बाद सोचते हैं कि यार क्या बैकअप प्लान है, क्या करना है। एक होती है प्रोएक्टिव अप्रोच, क्लास में जा रहे हो, सर से पूछिए सर क्या पढ़ाने वाले हो, उसने बोला मैं चैप्टर 1 पढ़ाने वाला हूं, तो चैप्टर 1 के 20 पेज पढ़ के चले आओ। कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं, पढ़ो। जब क्लास में जाओगे ना, जब टीचर वही बात बोल रहा होगा ना जो तुम पढ़ कर आए हो, तो दिमाग अरे 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 हो रहा होगा ना, देन यू विल फील अकॉम्प्लिश्ड। तो हमेशा से आज से ना प्रोएक्टिव अप्रोच के पहले से पढ़ के जाओ। कुछ समझ आए नहीं है, नंबर्स देखो, अच्छा नंबर बने हुए, ठीक है नंबर, अच्छा ग्राफ बना हुआ, ठीक, फिर समझ आएगा जब टीचर बताए। तो रीडिंग की आदत डालो, इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हें कामयाब करेगा। कोई भी सवाल है तो हम लोग मौजूद हैं। ठीक है ऑनलाइन वालों, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।